अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, माइक प्लीज जिसके भी ओपन है अपने माइक्स ऑफ कर लें। और क्लास में 45 स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं एंड देयर आर आई एम सीइंग वेरी फ्यू फेसेस। आप लोग अपना नुकसान करें क्लास ना लेके। आई विल नॉट शेयर एनी रिकॉर्डिंग और समथिंग लाइक दिस। बहुत फॉर ग्रांटेड आप लोगों ने ले लिया है इस तरह से चीजों को कि आपको जो है ना वो, मैं अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाल कर यहाँ पर ऑब्वियसली क्लास ले रही हूँ। सो हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज हमने सारे वेस्टर्न फिलोसफर्स ऑब्वियसली कवर कर लिए थे, तो हमने उस पे एक हेल्दी डिस्कशन रखी है। ठीक है, तो हम वन बाय वन देखते हैं कि हमारी आज की जो क्लासेस का एजेंडा क्या होगा। देखिए, अब तक फिलोसफर्स क्योंकि हम कवर कर चुके हैं तो हमें इस चीज का इनफ आइडिया आई थिंक सो। प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लें, ठीक है। वीवो एंड वट एवर आप लोगों के जो भी नेम है। अच्छा, एनीवेज देखिए, बेसिकली सबसे पहले जो चीज हमने देखी कि फिलोसफर्स और उनकी फिलोसफी काफी डिफिकल्ट थी। एंड देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ इट। बिकॉज आप देखते हैं कि प्लेटो की फिलोसफी ऑफ आइडियल स्टेट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम दी फ्रॉम हिज स्टूडेंट अरिस्टोटल। और अरिस्टोटल की फिलोसफी ऑफ स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम मैकियावेली। मैकियावेली की फिलोसफी एक नई फिलोसफी आ जाती है। फिर उसके बाद जब आप ऑब्वियसली हॉब्स, लॉक एंड रोसो को देखते हैं, तीन फिलोसफर जो कि कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स भी माने जाते हैं, जब आप इनकी फिलोसफी को देखते हैं तब आप कहते हैं कि हमें साहब ने तो हमें एक नया ही कॉन्सेप्ट बता दिया है और हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे पहले वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पर खराब हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली ईच एंड एवरी फिलोसफर हैज इट्स बैकग्राउंड, जिसकी वजह से वो अपनी फिलोसफी उस बैकग्राउंड की बेसिस पे दे रहे होते हैं। तो दैट इज व्हाई वी हैव सीन के जो फिलोसफी है रिलेटिवली डिफिकल्ट। उसका बैकग्राउंड और फिलोसफर का कॉन्टेक्स्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने अब तक कवर कर लिया है। और हमें यहाँ पर मेरे सेशन में ऑब्वियसली आप लोगों को क्या एक यूनिक चीज जो है वो नजर आती है, वो ये कि ऑब्वियसली आप सभी लोगों अब इस स्टेज पर आकर इतने काबिल हो गए हैं कि मॉडर्न रेलिवेंस हर फिलोसफर की मुझे बता सकें। और मैं अभी आप लोगों से ऑब्वियसली माइक ओपन करके पूछूंगी। इट्स नॉट लाइक ए गन पॉइंट पर पूछूंगी, बट आई बिलीव कि आप लोग इतने कैपेबल हो चुके हैं कि यहाँ पर एक हेल्दी डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने देखा कि किस तरह से एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स जो हैं वो आप लोगों की डेवलप हुई हैं। और ऑब्वियसली ये एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स का जो वर्ड है वो आप हर जगह पे ही देख रहे होते हैं कि हर दूसरा टीचर मार्केट में या फिर यूट्यूब की हर वीडियो इवन कि आपको कहती है कि सीएसएस में प्लीज माइक्स ऑफ कर लें। सीएसएस में भी आपकी क्रिटिकल एनालिसिस होनी चाहिए, आपकी एनालिटिकल स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन पता किसी को भी नहीं है कि एक्चुअली में है क्या। सो हम वन बाय वन जो है वो आज देखते हैं कि कितनी अब तक ऑब्वियसली सारे फिलोसफर्स कवर करके वेस्टर्न फिलोसफर जो कि अब तक आप कवर कर चुके हैं, तो उसके कवर करने के बाद कितनी आप लोगों की एनालिटिकल और क्रिटिकल स्किल्स डेवलप हुई हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन ना भी आए तो उस चीज में घबराना नहीं है। अपना माइक ओपन करें और जो भी आपको आता है बता दें। ऑब्वियसली मैंने अपना टाइम निकाल कर यहाँ पर अपनी ऑब्वियसली जॉब का टाइम से, या मेरा सिर्फ एक संडे ही ऑफ होता है, उससे टाइम निकाल कर मैं आप लोगों को अगर टाइम दे रही हूँ तो आई बिलीव कि आप सब लोग भी एक हेल्दी पार्टिसिपेशन में अपना रोल प्ले करेंगे, बिकॉज एट द एंड इट इज फॉर योर बेनिफिट, राइट। सो मुझे आप लोगों ने अपने हैंड रेस करते जाना है। और इट इज लाइक कि कोई आपके सर पे ऑब्वियसली बंदूक नहीं रखे खड़ा। जितना आप लोगों की अब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है, दिस इज व्हाट यू गाइस नीड टू टेल मी कि प्लेटो की आइडियल स्टेट है क्या। अगर मैं आपसे एक या दो लाइंस में पूछूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि प्लेटो की आइडियल स्टेट है क्या। प्लीज अपनी हैंड रेस करिएगा। अच्छा जी, शानिया मैम बेसिकली जो प्लॉटो के कंसेप्ट आपका थे माइक उन ओपन दोनों। है। और प्लीज अब बोलिएगा। मैम बेसिकली जो प्लॉटो के कंसेप्ट थे या प्लॉटो प्लॉटो की आपकी थिंकिंग थी आवाज वो नहीं ये आ रही है हम में से किसी को भी। एक मिनट मैम। मैम बेसिकली जो प्लॉटो थे उनकी जो थिंकिंग थी और जो उनके आवाज बहुत ज्यादा कंसेप्ट थे। स्लो आ रही है, आप अपनी हैंड फ्री को उतार दें प्लीज। ओके मैम, मैं हैंड फ्री उतार देती आवाज हूँ। मैम नहीं जो प्लॉटो थी, जी जी, अब ठीक थी। मैम अभी ठीक थी। मैम अब आवाज आ रही है। अब ठीक है, हाँ जी। मैम जो बेसिकली प्लॉटो थे ना,
उनकी जो थिंकिंग थी वो यूटोपियन थी। उन्होंने एक आइडियल स्टेट का कंसेप्ट ऐसे दिया था कि हम अपने जितने भी हम थ्री में डिवाइड कर देते हैं। एक बिल्कुल। जो होंगे वो यूजर क्लास होंगे, एक जो होंगे वो आर्मी मैन होंगे, और एक जो होंगे वो हमारे फिलोसोफर किंग जिनको उन्होंने कहा था। तो उन्होंने इस तरह से हर चीज को एक आइडियली डिवाइड कर दिया था, और उन्होंने कहा था कि स्टेट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। ठीक है। तो शानिया बेसिकली चूंकि उन्होंने सेशन जो है ये अब तक फिलोसफर्स कवर कर चुके हैं और ये सेशन 3 में है, तो एंड शी इज रियली गुड स्टूडेंट। अच्छा शिराज, मैं आपसे भी क्वेश्चन पूछती हूँ, डोंट वरी, शिराज इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो शानिया ने यहाँ पर क्या बताया कि प्लेटो जो है उसकी आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है क्या। देखिए उसकी आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है क्या कि वो प्लेटो के अकॉर्डिंग है, उन्होंने एजुकेशन को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था कि आपके पास इस एज में ये वाली एजुकेशन होगी, और बेसिकली फंक्शनल स्पेशलिटी का कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। एंड दैट इज व्हाट इज फंक्शनल स्पेशलिटी। फंक्शनल स्पेशलिटी हमने अपने पूरे सेशन में, ऑब्वियसली इस पे हमारा 1 घंटे का लेक्चर था जिसमें हमने देखा कि फंक्शनल स्पेशलिटी में प्लेटो ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि बेसिकली हर इंसान में 3 तरह की इंस्टिंक्ट्स हैं। जी शराज, आप बताना चाहेंगे कि हर इंसान में कौन सी तरह की 3 इंस्टिंक्ट्स होती हैं। आप अपना माइक ओपन कर लें। यस मैम। मैम तीन तरह के इंस्टेंस होते हैं अच्छा, जो जिसमें हम हैंड फ्री लोग है वगैरह उसको जाते उसको हैं उतार के कि साइड पे रख दें, जिसकी वजह से आवाज नहीं आती। एक मिनट। अभी आवाज आ रही है जी आ रही है, अब ठीक है आवाज। मैम? बेसिकली उन्होंने जो है ना तीन कैटेगरीज में इंसान की जो है ना नेचर को डिवाइड किया था कि तीन आवाज कैटेगरीज क्लियर होती नहीं हैं आ रही जिसमें बिल्कुल भी, पहला। शराज आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अभी मैम अब बोले। मैम उन्होंने एक एपेटाइट बताया था जिसमें लोग जो है ग्रीड होते हैं, ग्रीडी होते हैं, लस्ट होती है उनमें, जो इरेशनल होते हैं अपने डिसीजंस को लेके। तो जो दूसरी कैटेगरी थी उन्होंने वो बताई थी कि स्पिरिट की होती है। वो लोग हम्म। जिनमें जो है ना स्पिरिट का कैटेगरी, स्पिरिट का फैक्टर जो है ना वो ज्यादा होता है, वो करेजियस लोग होते हैं, हम्म। बोल्ड होते हैं, वो मिलिट्री मैन होते हैं। तो जो थर्ड वेरी वन है ना गुड। वो जो बिल्कुल। उसमें जो है ना उन्होंने बताया था कि जो जिसमें विजडम का फैक्टर होता है ना, वही जो है ना फिलोसोफर किंग बनेंगे, वही रूलर्स बनेंगे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच शराज। अच्छा, सो बेसिकली हमने जो है वो सेशन में ऑब्वियसली ये सारी चीजें डिस्कस की थी, इस पे हमने इनको नोट्स भी प्रोवाइड किए थे, और ऑब्वियसली नाउ दे आर कैपेबल इनफ कि वो बता सकते हैं कि प्लेटो की आइडियल स्टेट किस बेसिस पे जो है वो बनाई गई थी। सो अब मेरा एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आई होप कि आप सब लोग जो है वो नो, इट्स नॉट हंगरी नॉट हंगर, ऐसा कुछ भी नहीं था जो आप बता रहे हैं, ये इससे भी ज्यादा सिंपल है। जुलेखा, देखें उसने कहा कि हर इंसान में 3 तरह की इंस्टिंक्ट्स होती हैं। कौन कौन सी तरह की इंस्टिंक्ट्स उसने बताया। उसने कहा कि हर इंसान में, चाहे वो जुलेखा है, चाहे वो यहाँ पर परी है, या फिर वो शानिया है, उसमें 3 तरह की इंस्टिंक्ट्स हैं। एक, हर इंसान में बेसिकली ग्रीड है, ठीक है, जिसको वो बेसिकली बेली, एब्डोमेन से शो करता है कि हर इंसान में ग्रीड है। उसके ग्रीड का क्या मतलब है, मटीरियलिस्टिक चीजें हो, मतलब आज लेट सपोज जुलेखा जो है वो कह रही है कि मेरा लाइफस्टाइल ये है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा 5 साल के बाद लाइफस्टाइल कुछ और हो, दैट इज अ मटीरियलिस्टिक थिंग। दूसरा उसने कहा कि हर इंसान में क्या होती है जी, करेज होती है, ठीक है। और जो थर्ड चीज उसने क्या कही थी कि हर इंसान में इंटेलेक्ट भी होती है। लेकिन उसने कहा कि हर इंसान में ये तीनों चीजें होने के साथ कोई एक पर्टिकुलर चीज ज्यादा डोमिनेंट होगी, ठीक है, ये हमने देखा था अपनी क्लास में। तो उसने उस पे एक क्राइटेरिया दिया था जिसको हमने ऑब्वियसली डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, और आज जो हमारा जो था वो ऑब्वियसली काइंड ऑफ आर डिस्कशन टेस्ट था जिसको हम देख रहे हैं। अच्छा, सो नेक्स्ट है बेसिकली हम देखते हैं, गिव मी अ सेकेंड जी। एनी वन जो कि विलिंगली मुझे बताना चाहेगा कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म ऑफ फैमिली क्या है। लाइक कम्युनिज्म का वर्ड तो हम सब लोगों ने बहुत सुना हुआ है, और हमें पता है कि कम्युनिज्म जो है वो क्या होता है कि आपकी अपनी कोई
आपकी अपनी कोई वेल्थ नहीं हो सकती। जो कुछ भी है वो सरकार का है, जो कुछ भी है वो स्टेट का है, ठीक है। आप लेट सपोज आज शराज के बैंक में अकाउंट में जो है वो 50 लाख रुपीज है, ठीक है। तो शराज इस तरह से अपनी जो कम्युनिज्म की अगर स्टेट में है, एक ऐसी स्टेट में है जहां पर कम्युनिज्म प्रिवेल करता है, वो वहां पे अपने अकाउंट में इस तरह से इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट नहीं होगा। कम्युनिज्म में क्या सब कुछ सभी का है, या इन सिंपल वर्ड सरकार का है, गवर्नमेंट का है। तो ये तो हमें समझ में आता है कि जो प्लेटो का कम्युनिज्म ऑफ वेल्थ है, लेकिन कम्युनिज्म ऑफ फैमिली उसने क्यों दिया था? हम सब लोगों को पता है कि कम्युनिज्म ऑफ फैमिली क्या था, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं इनफ। तो एनीवन हु इज विलिंगली वांट टू टेल मी कि बेसिकली, जी बिंत जफर आप बताएंगी। मैं बताऊं मैम? अस्सलाम वालेकुम मैम, जी आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। मैम कम्युनिज्म और फैमिली जो है उसमें था कि कोई भी जो सेकंड क्लास है ना, मींस के फिलोसफर किंग वाली क्लास और मिलिट्री वाली क्लास, वो फैमिली नहीं रख सकती। मींस के जो उनके जो फैमिली होती है, मतलब वाइफ होती है, ये चिल्ड्रन होते हैं, वो नहीं रख सकते। उसमें वो ये तो था हमें कि मतलब उनका सब कुछ हमें पता चल गया कि वो लोग नहीं रख सकते, लेकिन वो क्यों नहीं रख सकते, उसकी रीजन आप बता सकती हैं? वो इसलिए नहीं रख सकते कि उसमें नेपोटिज्म स्टार्ट हो जाता है। मींस कि उन्हीं का जो है वो सारी बिल्कुल। बैकग्राउंड चलता रहता है, हम्म। और इस वजह से। और जो चाइल्ड होगा वो मतलब जो स्टेट मदर है वो उसका मतलब देखभाल करेगी और वो सब कुछ करेगी, वो सब कुछ उन्होंने बताया था उसके हिसाब से। बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप उसको एक लाइन में आंसर करना हो कि प्लेटो की स्टेट में ना तो कोई किसी की वाइफ है, और ना ही कोई किसी का हस्बैंड है, और ना ही कोई किसी का चाइल्ड है, क्या, अब मेरा जी सवाल आपसे, काउंटर क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या आप रियल वर्ल्ड में ये पॉसिबल दिखता नजर आता है? क्या आपको ऐसा ऐसा लगता है कि रियल वर्ल्ड में चाहे अगर किसी को इतनी बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़े कि उसको फिलोसोफर किंग बनना है, उसको रियासत का रूलर बनना है, उस रूलर बनने के लिए क्या वो ये कुर्बानी भी दे देगा कि वो कहे कि ओके, मेरी अपनी पर्सनल कोई वाइफ नहीं है, और ना ही मेरा कोई औलाद है, मेरे कोई ऑफस्प्रिंग्स होंगे? और बाद में जिस तरह हम लोगों ऑफस्प्रिंग क्यों होते हैं? बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारे बाद हमारी ऑफस्प्रिंग हमारा नाम चलाए। तो क्या ये चीज आपको, क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, क्या ये चीज आपको रियल वर्ल्ड में नजर आती है? Is the Plato's concept of ideal state, was it utopian नहीं, or was it practical? जस्ट इस चीज का आंसर करिएगा, was it utopian इट्स नॉट, या was it practical? इट वाज यूटोपियन, यूटोपियन। आपकी आवाज थोड़ी जो है ना वो स्लो आ रही है, बस ये बताइएगा यूटोपियन क्यों है? क्या क्योंकि ये प्रैक्टिकल आपको कहीं दिखा नहीं? हमें जितना जी हमने मैम, स्टडी किया। जी मैम, प्रैक्टिकल नहीं दिखा ये। ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच। देखें, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि प्लाटो ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो यूटोपियन था। लेट सपोज शराज जो है वो आज उठकर मुझे कहते हैं कि मैम, मैं कल तक जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस और साथ साथ जेंडर स्टडीज और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये कल के दिन में ही आपको ऐसा खत्म करके दिखाऊंगा कि आप हैरान रह जाएंगी, और उसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है, और ना ही उसने ये सब्जेक्ट पहले कवर किए हो। तो ये उसने एक बहुत ही आइडियल बात कही है, एक यूटोपियन बात कही है जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो प्लाटो ने बेसिकली ये जो कम्युनिज्म ऑफ फैमिली दिया था, इस कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का रियल वर्ल्ड में हमें कोई प्रैक्टिकल नजर नहीं आता। तो इसलिए प्लेटो की जो आइडियल स्टेट थी उसको यूटोपियन स्टेट भी कहा जाता है। तो मेरा आप लोगों से लास्ट क्वेश्चन ये है कि सिर्फ मिलिट्री क्लास और फिलोसोफर किंग ही क्यों वेल्थ नहीं रख सकते? मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री क्लास और फिलोसोफर किंग ही वेल्थ क्यों नहीं रख सकते थे? बाकी मैम क्योंकि वही तो ओन कर रहे थे ना सारे कंट्री को, लाइक वही रूल कर रहे थे, तो इसलिए वो नहीं रख सकते। लाइक अगर लोअर क्लास है, जिस तरह के हमने कहा जो एपेटाइट वाली क्लास है, अगर वो रखना चाहे तो वो रख सकते हैं, क्योंकि उनका जो है रूरल क्लास से कोई लेन देन नहीं था। लाइक वो जो है कोई अगर हम इस तरह किसी कहे ना कि आजकल के जिस तरह से पॉलिटिशियन है, तो वो उस तरह से तो हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो उनमें अगर एपेटाइट था भी तो बिल्कुल आप ठीक बता रही हैं। देखें, अगर मैं आज स्क्रीन पे इस तरह की चीजें हरकतें मत करें प्लीज। आई कैन सी योर नेम। अच्छा देखें, सिर्फ और सिर्फ रूलर, फिलोसोफर किंग या फिर मिलिट्री क्लास, यानी कि जो उस स्टेट रियासत की आर्मी है, सिर्फ वही क्यों वेल्थ नहीं रख सकती? लेट सपोज मैं कहती हूँ कि
अस्मा जो है चूंकि वो रूलर है, ऐसे जैसे वो वेल्थ नहीं रख सकती, और परी जो है वो भी रूलर है और वो भी वेल्थ नहीं रख सकती, लेकिन शिराज वेल्थ उनके पास, वो अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए, 20 लाख, जितने जो चाहते हैं वो रख सकते हैं। इसकी रीजन क्या है, गौर से बात को समझिएगा, क्योंकि हमने पूरा अभी तक जितना सेशन कवर किया है उसमें हमने हर चीज को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाई है। तो उसकी रीजन बेसिकली यही है एट दी एंड, फिलोसोफर किंग जो है, जिस तरह आज पाकिस्तान की रियासत में हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, आपका जो डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है वो चलती आ रही है। एक रूलर, ठीक है, लेट सपोज मैं किसी रूलर का यहाँ पे नाम नहीं लूंगी, वो एट दी एंड क्या करता है, पावर को अपनी फैमिली में ही लेकर आता है, जिसको आप नेपोटिज्म, करप्शन फैमिली में आ जाती है एट दी एंड, ठीक है। सो हो सकता है कि जो रूलर है उसको अपनी फैमिली से इतनी मोहब्बत हो, इतनी उनके लिए केयर हो, इतना वो डिवोटेड हो फैमिली के लिए कि वो रियासत के लिए उतना डिवोटेड ना हो एट दी एंड, ठीक है, वो रियासत को उतना टाइम ना दे पाए, उसके लिए उसकी वेलबींग के लिए इतना काम ना कर सके, जिसकी वजह से जो है वो हमने देखा था कि प्लाटो ने जो कॉन्सेप्ट दिया आइडियल स्टेट का, उसमें दो तरह की क्लासेस, कौन कौन सी, फिलोसोफर किंग और साथ ही साथ मिलिट्री क्लास, अपनी कोई किसी भी तरह की वेल्थ नहीं रख सकती और ना फैमिली रख सकती है। इन दोनों चीजों की रीजन हमने देखा था कि क्या थी, क्योंकि हो सकता है कि जो रूलर हो उसको अपने बच्चों से इतना प्यार हो, अपनी फैमिली से इतना प्यार हो कि एट द एंड वो चाहे कि यही पॉलिटिक्स, यही मेरी फैमिली में ही ट्रांसफर हो, किसी और के पास क्यों जाए, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज होती है, आप यही चाहते हैं कि वो आपके पास रहे, किसी और के पास ना जाए। और सेम वो हो सकता है कि वो करप्शन करना स्टार्ट हो जाए, वो चाहे कि मैं ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए चीजों को जमा कर लूं, ठीक है, जो कि आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में भी देखा, अगेन पेपर में पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इस तरह की एग्जांपल्स जो है वो आप बहुत ही कॉशियसली कोट करते हैं, क्योंकि हमारा मकसद प्लेटो को कोट करना है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को नहीं। अब कोई स्टूडेंट विलिंगली मुझे बताना चाहेगा कि अरिस्टोटल जो है वो प्लेटो का ही स्टूडेंट था, लेकिन प्लेटो का स्टूडेंट होने के बावजूद अरिस्टोटल प्लेटो का अनग्रेटफुल स्टूडेंट क्यों माना जाता है। यहाँ पे हमने देखा है कि ये डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे प्लेटो विजिट कर रहा है, बेसिकली जिनको उस टाइम पर दरबार कहा जाता था, जिनको उस टाइम पर क्या कहा जाता था, कोर्ट्स कहा जाता था। तो अरिस्टोटल ने ये डिफरेंट कोर्ट्स प्लेटो के मरने के बाद वहां का विजिट किया और उसने अपनी थ्योरी दी जो कि प्लेटो की थ्योरी के अगेंस्ट थी या उसको काउंटर करती थी, और जो कि आइडियल स्टेट नहीं थी, जो कि प्रैक्टिकल थी। तो उसकी रीजन क्या थी, उसको क्या सोचकर ये सूझी कि मैं अपने ही टीचर, लेट सपोज आप मुझसे ही कोई चीज पढ़ते हैं और आप फिर कोई फिलोसफी, मैं ये नहीं कह रही ऑब्वियसली कि पॉलिटिकल साइंस, मेरी कोई फिलोसफी हो और आप मुझसे कोई फिलोसफी पढ़ें जो कि मेरी पर्सनल हो, निम्रा खान की फिलोसफी हो, सो एट द एंड आपका मिस जो है वो अस्मा कहेगी ये अस्मा परी की फिलोसफी है, क्योंकि आपकी फिलोसफी से मैं यहाँ से डिसएग्री करती हूँ। तो ऐसा प्लेटो के ही स्टूडेंट अरिस्टोटल को क्यों लगा, इस चीज का आंसर मुझे कोई वन लाइन में करते। मैम बेसिकली जो अरिस्टोटल की थिंकिंग उनके फादर की वजह से डेवलप हुई थी वो साइंटिफिक बेसिस पे थी। एंड जब प्लाटो ने, आपने हमें बताया था कि डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में पढ़ा था, आई थिंक 158 कॉन्स्टिट्यूशन को प्लाटो ने अरिस्टोटल ने स्टडी किया था। तो उनकी वजह से उनकी थिंकिंग में चेंज आया था, वो साइंटिफिक बेसिस पे चीजों को पहले ऑब्जर्व करते थे, वेरी देन गुड। उनको इम्प्लीमेंटेशन के बारे में बात करते थे। बिल्कुल ठीक। देखें, जो अरिस्टोटल था वो ऐसे बैठे बैठे ख्याली प्लान नहीं बनाता रहता था, अरिस्टोटल ने जाकर 170 प्लस कंट्रीज के जो उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में उनको कोर्ट या दरबार कहा जाता था, उनको जाके विजिट किया, खुद गया, और काफी जिंदगी इसमें जो था वो ट्रैवल में गुजारी और उनके कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने में गुजारी। उसके बाद वो अपनी एक थ्योरी देता है स्टेट की जो कि प्रैक्टिकल हमें लगती है, क्योंकि वो एक जगह पे बैठे बैठे अपने कमरे में बैठ के, प्लाटो ने बेसिकली केव का भी कॉन्सेप्ट दिया था, गार का, तो उसने, अरिस्टोटल ने उस तरह से वो वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं दिया। वो खुद गया, उसने खुद चीजों को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व करने के बाद फिर उसने अपनी जो थी वो थ्योरी, जो कि एक साइक्लिक फॉर्म में हमें थ्योरी नजर आती है, और ऑब्वियसली उसको जो हम अपने सेशंस में कवर कर चुके हैं। अच्छा जी, सो बेसिकली नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपके पास जो प्रिंस मैकियावेली ने एक रूलर का कॉन्सेप्ट दिया है, दैट इज द प्रिंस, ठीक है। वो एक ऐसा रूलर है जिस तरह फिलोसोफर किंग प्लेटो का रूलर है, और जिस तरह इमाम गजाली का हमारे पास जो है वो कैलिफ है, और जिस तरह आपके पास अल फराबी का रसूल अव्वल है या इमामत है, तो इसी तरह मिकियावली का भी एक रूलर है, उसने भी एक रूलर का कॉन्सेप्ट दिया था, और उस रूलर का क्या नाम था, द प्रिंस। एनीवन हु इज विलिंग टू टेल मी कि आपके पास जो एक प्रिंस है उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं,
प्रिंस की अकॉर्डिंग टू मैकियावेली क्या क्वालिटीज हैं? एनीवन? जोया आप बताएंगी? जी जोया मलिक आप बताएंगी, आपको जितनी भी याद है, बिकॉज यू बीइंग अ वेरी गुड स्टूडेंट एज वेल। आई थिंक उनकी तरफ कोई इंटरनेट इशू है। अच्छा, एनी स्टूडेंट जो कि विलिंगली मुझे बताना चाहे। फरा आप बताएंगी, आपने ये लेक्चर अटेंड कर लिया है अब तक, कि आप मुझे बताएं कि आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई मैकियावेली का प्रिंस की जो क्वालिटीज हैं वो उसने क्या बताई थी और उसकी रीजन क्या थी बिहाइंड दैट। शराज आप बताएंगे? यस मैम, उनकी बहुत ज़्यादा क्वालिटीज थी, जिसमें सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अ किंग शुड बी अ लॉयन एज वेल एज फॉक्स एट द सेम टाइम। सेकंड उनकी उनकी ये थी कि उसने ऐसे आप किंग उसका को सजेस्ट बैकग्राउंड किया था बताएं, कि वो अपने, ऐसा क्यों चाहता था कि प्रिंस जो है वो इतना श्रीव्ड हो, प्रिंस जो है वो कनिंग हो, और उसने क्योंकि कहा। मैम उस टाइम मैकेवली जो था ना वो इटली में रहता था। इटली जो है ना वेरी गुड, फ्रेगमेंटेड वेरी थी गुड, दिस 6 इज व्हाट आई स्टेट्स में। वांट टू हियर। वेरी गुड शिराज, इस बात पे अगर हम लाइव क्लास में होते तो आई मस्ट से कि अगर हम लाइव क्लास में बैठे होते तो मैं आपके लिए पूरी क्लास में क्लैपिंग करवाती। दैट इज द वन प्रिंसिपल बिहाइंड द मैकियावेलीज फिलोसफी। मैकियावेली जिस टाइम पीरियड पे अपनी फिलोसफी दे रहा है, उस टाइम में हमने देखा था कि इटली जो है बेसिकली वो स्कैटर्ड हो गया, उसकी डिफरेंट स्टेट्स थी बेसिकली। वहां पर हमने देखा था कि 6 स्टेट थी जो कि स्कैटर्ड थी। तो मैकियावेली जो बेसिकली आपको फिलोसफी दे रहा है वो इटली की यूनिफिकेशन के लिए फिलोसफी आपको देता है। तो शराज जी आप बता रहे थे, और उसके लिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्यों उसको, क्योंकि वो कौन सा कॉन्सेप्ट उसकी फिलोसफी आपको क्या नजर आता है? एक पेट्रियोटिज्म नजर आता है, वो हुब्बुल वतनी नजर आती है अपनी बेसिकली स्टेट से। तो वो जो एक कॉन्सेप्ट देता है इटली की यूनिफिकेशन का, उसमें वो क्यों कहता है कि अ रूलर मस्ट बी ब्रेव लाइक अ लाइन एंड कनिंग लाइक अ फॉक्स। ये इसकी बड़ी एक फेमस सी स्टेटमेंट है। जी आप बताएंगे शराज? मैम बेसिकली जो है ना उन्होंने ये इसलिए बोला था क्योंकि दो टर्म्स आती हैं किसी भी स्टेट को रूल करने के लिए। वो होती है कि एक जो है ना आप मिलिट्री स्ट्रेंथ होती है आपकी, और दूसरी होती है डिप्लोमेटिक। लायन तो हम लोग मिलिट्री को रिप्रेजेंट करते हैं कि ऐसा लीडर होना चाहिए जो अपने मुल्क को ऐसे तरीके से लीड करे ताकि वो हर जगह उसको सक्सेस मिले। और सेकेंडली जो है ना वो डिप्लोमेटिक होना चाहिए एट द सेम टाइम, ताकि वो रिलेशंस जो है ना अपनी स्टेट के जो है ना वो बढ़ा सके। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। देखिए, जब तक एक रूलर इतना श्रीव्ड नहीं होगा तो उसको तो लेट सपोज शिराज जो है वो उस टाइम पे रूलर हैं, हम एक इमेजिन कर लेते हैं। लेकिन शिराज एक सीधा सीधा सादा सा बंदा है, भोला भाला सा, उसको कुछ पता नहीं है कि लेट सपोज यहाँ पे जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट ए, वो उसके अगेंस्ट कोई प्रॉक्सी वॉर के बारे में सोच रही है, ठीक है, और वो कहती है कि हम ये वाला रीजन जो है इसको अनेक्स कर लें, और ये समझ रहा है कि ये मेरा दोस्त है। तो जब तक वो इतना कनिंग नहीं होगा जितना कनिंग एक फॉक्स होता है, और वो उतना ब्रेव नहीं होगा जितना ब्रेव एक लाइन होता है, तब तक हाउ इट्स पॉसिबल कि वो अपनी रियासत की हिफाजत कर सके, अपनी रियासत को यूनाइट कर सके, ऑब्वियसली, ठीक है। तो उसने, मैकियावेली ने जो कॉन्सेप्ट दिया था, बिहाइंड दैट वाज द प्रिंसिपल, बिहाइंड दैट was a context, and what was the context? Unification of Italy। और मैंने क्लास में बताया था कि अगर क्वेश्चन आ जाता है, गिव मी अ सेकंड टू जस्ट हैव सम वाटर। अच्छा, जैसे ही ये मीटिंग एंड हो तो आप वापस इसी लिंक से ज्वाइन करेंगे। आई नीड ओनली 20 मिनट्स ऑफ योर्स। उसके बाद अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे अब तक के, जितना हमारा सेशन कवर हो गया है, और आपको उसमें कोई भी किसी भी तरह की कोई मुश्किल आई है, तो हम उसको ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारा नेक्स्ट प्लान वो पॉलिटिकल साइंस के लिए क्या होएगा। सो we were discussing behind that Machiavelli's philosophy, there was the context of unification of Italy। और मैंने आपको क्लास में बताया था, इस लेक्चर में बताया था कि जब क्वेश्चन आपके पास आता है अगर इस डायमेंशन से कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली क्यों इंपॉर्टेंट थी, तो उसमें आपने ये वाला जो था वो मैप भी बनाना है, ठीक है। आपने, मैंने क्लास में ये चीज एक्सप्लेन करी हुई है। तो नेक्स्ट जो है वो हम मेरा क्वेश्चन है जो कि, अगर फरा है क्लास में तो फरा, वुड यू लाइक टू आंसर दिस क्वेश्चन? फरा या फिर जोया, एनी वन ऑफ यू, और इवन जवेरिया। आप लोगों में से कोई अपना हैंड रेस करेगा विलिंगली?
अगर क्वेश्चन नहीं भी आएगा तो ऑब्वियसली मैं आप लोगों को कुछ नहीं कहूंगी। अच्छा, मैकियावेली तक किए हैं, ठीक है। फराह आप मुझे बता दें, ओके, फराह आप मुझे जस्ट ये बता दें कि बेसिकली जो अरिस्टोटल था, अरिस्टोटल साइंटिफिक क्यों था? अपने फादर की वजह से ऑब्वियसली। तो उसके फादर क्या काम करते थे? हेलो मैम, आवाज आ रही? जी आपकी आवाज आ रही है। जी मैम, उसके जो फादर थे वो मेडिसिन का काम करती थी, वेरी तो गुड। ऑब्वियसली डॉक्टर थे, जो हाँ। मतलब फिजिशियन थे। जी डॉक्टर थी। तो अगर जब डॉक्टर होते तो मेडिसिन का काम करते तो पहले वो लोग रिसर्च करते हैं। हम्म। तो मतलब उसके जो फिलोसफी में जो था, तो वो इस वजह से था कि ऑब्जर्वेशन, उसमें उसके फादर ने वो ऑब्जर्वेशन या इंक्वायरी का जो मेथड था उसमें इंस्टिल किया था। तो उस वजह से वेरी गुड। जो मैकियावेली की थ्योरी थी वो ऑब्जर्वेशन और इंक्वायरी पे बेस्ड थी। वेरी गुड। तो ये बेसिकली डिफरेंस था, थैंक यू फराह। बेसिकली ये डिफरेंस था हमारे पास कि मैकियावेली, सॉरी, जो अरिस्टोटल है और प्लेटो, प्लेटो जो है वो अरिस्टोटल का ही हमने देखा कि टीचर है, लेकिन अरिस्टोटल उसके मेथड से डिसएग्री करता है और अपनी एक नई फिलॉसफी देता है। और जिसकी रीजन हमने देखी, क्योंकि अरिस्टोटल के जो फादर थे वो फिजिशियन थे, तो वो हर चीज को पहले रिसर्च करते हैं। देखिए, एक डॉक्टर जो होता है ना, वो पहले आपकी ऑब्वियसली आपसे पूछेगा कि आप क्यों बीमार हैं, फिर आपके 3600 तरह के टेस्ट करवाएगा, ऑल्दो आपके पैसे उसमें जाया हो जाएं, ठीक है, एट दी एंड आप घर आके कहेंगे निकला तो कुछ भी नहीं टेस्ट में, फिर भी वो आपके टेस्ट करवाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी रिपोर्ट चेक करेगा, फिर उसके बाद उस सारी चीजों को एनालाइज करेगा, एक रिपोर्ट देखेगा, दूसरी देखेगा, फिर आपकी हिस्ट्री पूछेगा, कभी आप इस तरह से बीमार तो नहीं रहे, कभी जो था वो आपसे पूछेगा कभी आपको कोलेस्ट्रॉल तो नहीं रहा, आपकी अगर लेट्स सपोज आपको डिप्रेशन है, आपको माइग्रेन है, तो आपकी पूरी हिस्ट्री पूछेगा, देन कंक्लूजन पे आएगा, देन मेडिसिन सजेस्ट करेगा, फिर एक मेडिसिन लेगा, फिर कहेगा एक हफ्ते बाद वापस आना। तो ये सारी चीजें जो था वो अरिस्टोटल देखता था, और अरिस्टोटल इन सारी चीजों से काफी इम्प्रेस था। फिर उसने प्लेटो अपने ही जो उस्ताद हैं उनको डिसएग्री करके अपनी एक थ्योरी दी। अच्छा, मुझे बताएं कि जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हमने पढ़ा था हॉब का, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ हॉब्स में हमने एक चीज देखी, और वो चीज ये थी कि उस टाइम पर यहाँ पर उन्होंने, वेयर इज माय कर्सर, हियर इट इज। अच्छा, जैसे ही मीटिंग एंड हो तो आप लोगों ने वापस ज्वाइन करना है, और मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है पॉलिटिकल साइंस से ही, तो आप लोगों ने वापस से ज्वाइन कर लेना है। ऑब्वियसली आप लोगों की ही वेल बींग के लिए सेशन रखा गया है, बिकॉज मेरा तो सिर्फ संडे ऑफ होता है, और मैंने उसमें भी आप लोगों के लिए टाइम निकाल के ये सेशन अरेंज किया है। सो द पॉइंट इज कि मुझे आप लोग बताएंगे, हाँ जी, कि जो हॉब्स था उसका सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट थी, वो क्या थी? बिकॉज उस टाइम पे लोगों को सिर्फ एक चीज की ही इंटरेस्ट थी, कंसर्न था, वो एक चीज क्या थी? मैम सर्वाइवल इम्पोर्टेंट था होप्स के टाइम पर, वेरी गुड। क्योंकि कंडीशन अच्छा, आप अपनी क्योंकि एंट्री उतार दें अगर शानिया, तो आपकी आवाज फिर ज्यादा बेहतर आती है। मैम मैंने अब हेंट्री उतार दी है। ठीक है, कंटिन्यू मैम करें आप। सर्वाइवल इम्पोर्टेंट थी मैम। हॉब्स के टाइम पे कंडीशन इतनी खराब थी, जैसे आपने एक्सप्लेन भी किया था अपने लेक्चर में, कि लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर हमारे पास हमारी लाइफ की श्योरिटी नहीं होगी तो हम किसी चीज के बारे में नहीं सोच सकेंगे। इसलिए जैसे हमारे पास प्लेटो के अंदर हमारे पास फिलोसफर किंग था, एरिस्टोटल के अंदर एरिस्टोटल उस बेस्ट पर्सन को मोनार्क कह रहा था, और मैकियावेली उस पर्सन को द प्रिंस कह रहा था। इसी तरह जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है उसमें हॉब्स जो पर्सन दे रहा है वो लेविथन है। तो यानी जो पर्सन होते हैं वो अपने सारे राइट सरेंडर कर देते हैं, यानी वो लेविथन की मर्जी के बगैर ना तो कहीं आ जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके बदले में वो उनको एश्योरिटी देता है कि उनकी लाइफ सेफ रहेगी। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, वेल डन शानिया। हमने अपनी क्लास में इसको पूरा डिटेल से डिस्कस भी किया था, और हमने इसकी जो थी ऑब्वियसली मॉडर्न रेलिवेंस को भी देखा था, जिसमें मॉडर्न रेलिवेंस में हमने ये चीज देखी थी। ऑब्वियसली ये नोट्स सही मैंने आप इन लोगों को आप सभी लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड किए थे, और उसमें ये डायग्राम जो थी मैंने आपके सामने बनाकर आप लोगों को दिखाई थी कि किस तरह से आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं, कि ये सभी लोग हैं, और उस टाइम पर वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, ये आपने स्टेटमेंट नहीं भूलनी, ठीक है। वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पर इंग्लिश वॉर चल रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से जो लोग थे वो, हर इंसान को लगता था कि ये मेरा दुश्मन है, ठीक है, कोई किसी को दोस्त नहीं समझ रहा था। उस टाइम पर बैठकर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने का नहीं सोच सकते। मीटिंग एंड हो जाए तो वापस इसी लिंक से प्लीज सभी लोग से ज्वाइन कर लें, जो बहुत इंपॉर्टेंट बातें बतानी है आप लोगों को। और आई ओनली नीड 20 मिनट्स ऑफ योर्स, नॉट मोर देन दिस। उसके बाद आप लोगों का जो भी बिजनेस, जो भी काम है, उसको कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे सभी लोगों ने अपने सारे राइट्स
क्योंकि बेसिकली हम देख रहे थे कि हॉब्स के लिए सोशल कॉन्ट्रैक्ट है क्या। मुझे सादा अल्फाज में, सिर्फ सिंपल अल्फाज में ये बता दें सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है। टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट वांट टू बेसिकली मेंशन द नेम ऑफ एनीवन, बट आज मुझे एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया एंड ही वाज सेइंग कि मैम मुझे सिर्फ नोट्स चाहिए, सिर्फ और सिर्फ नोट्स चाहिए। तो तब तक बाकी लोग ज्वाइन कर लेते हैं और मैं ऑब्वियसली तब तक आप लोगों से 1-2 मिनट की डिस्कशन कर लेती हूँ। आई वाज लाइक ओके, मुझे नोट्स देने में कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको फिलोसफर्स की फिलोसफी समझ में नहीं आएगी। इवन कि आई कैन शो यू दिस, गिव मी अ सेकंड टू शो माय स्क्रीन। अगर आप लोगों को सिर्फ नोट्स ही देखने हो तो ये ऑलरेडी मैंने अपने सारे स्टूडेंट्स को जो है वो शेयर किए हैं, ठीक है। हर टॉपिक के साथ साथ, लेट सपोज ये हमारे पास जो टॉपिक है वो मैकियावेली का है, तो मैकियावेली के सारे जो नोट्स हैं इनको शेयर हुए हैं ऑलरेडी। लेट सपोज दिस इज द टॉपिक ऑफ मोंटेस्क्यू, तो मोंटेस्क्यू की प्रेजेंटेशन किस तरह से होगी, ठीक है। मोंटेस्क्यू में अपने चार्ट्स किस तरह से बनाने हैं, ईच एंड एवरीथिंग आई ऑलरेडी शेयर्ड, ठीक है। अब ये लेट सपोज हमारे पास है मैकियावेली, तो मैकियावेली में आप किस तरह से जो है वो इसकी थ्योरी लिखेंगे, या किस तरह से आप जो है वो डिफरेंट तरह की प्रेजेंटेशन को अपने पेपर में बनाएंगे। आई ऑलरेडी शेयर ईच एंड एवरीथिंग। अब ये आप लोगों को शो करने का पर्पस मेरा क्या है। ऑब्वियसली आई एम नॉट नेमिंग द पर्सन, बट ही कॉन्टैक्ट मी एंड ही सेड कि मैम मुझे सिर्फ नोट्स चाहिए। आई वाज लाइक कि आई डोंट प्रोवाइड जस्ट नोट्स बिकॉज ऑफ द रीजन कि फिलोसफर्स काफी मुश्किल है ना। आपको शानिया, क्या आप अगर क्लास में है तो मुझे बताएं, आपको लगता है कि सिर्फ ये नोट्स पढ़कर आपको समझ आ जाती है? अगर आप बिहाइंड दैट, जो कि 1.5 घंटे का लेक्चर था, या लेट्स आई एम नॉट श्योर कि वो 1 घंटे का था या 1.5 घंटे का था, आप ना लेती तो आपको मैकियावेली की, या फिर कि जो आपके पास कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स हैं, हॉब्स, लॉक एंड रूसो, जिसका काफी मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि हॉब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जस्ट गिव मी अ सेकंड टू चेंज द स्क्रीन ऑब्वियसली। तो हाँ जी, मुझे बताइएगा कि आपको लगता है शानिया कि एक ऐसा स्टूडेंट जिसने चाहे कि नो मैटर उसका पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है या नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ नोट्स लेकर ये समझ सकता है कि उसकी तैयारी होगी, स्पेशली फिलोसफी की। कोई भी स्टूडेंट और बता दे, नॉट पर्टिकुलरली शानिया, जोया या फिर फरा या शिराज, आप ये कंसीडर करते हैं? व्हाट इज योर ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन? मैम सिर्फ नोट्स से तैयारी नहीं हो सकती, मतलब आवाज जैसे हम मैम सिर्फ नोट्स से तैयारी नहीं हो सकती। जब हम डेमो सेशन वाले ग्रुप में थे तो हमारे पास नोट्स शेयर किए गए थे, अभी भी बल्कि अल फराबी के नोट्स शेयर किए गए हैं, लेकिन मैंने उन नोट्स को अभी नहीं पढ़ा, क्योंकि मैं जब आपका लेक्चर लूंगी मुझे तभी उन नोट्स की समझ आएगी। एग्जैक्टली अच्छा, बात यह है, देखें कि जो अल फराबी का टॉपिक है, इसको मैंने कल अपना अल फराबी का जिक्र कर दिया तो मेरे माइंड में आ गया। मैंने इसको डिफरेंट इंटरनेशनल जर्नल से पढ़कर आपको अल फराबी के नोट्स शेयर किए हैं, ठीक है। और अभी आपका अल फराबी का लेक्चर नहीं हुआ। बिसाइड्स दैट, मुझे उस इंटरनेशनल जर्नल को पढ़ने में कितना टाइम लगा होगा? व्हाट डू यू थिंक? मैं अगर एक नॉलेज आपके पास लेकर आ रही हूँ, तो वो नॉलेज और वो नोट्स आपको, मुझे प्लीज कोई भी एक भी स्टूडेंट, मार्केट में जितने भी नोट्स अवेलेबल है ना, आप लोग वो जरूर चेक करिएगा। अल फराबी का अगर आपको वैसा टॉपिक मिल जाए ना, या फिर इवन की कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स का, या कोई भी, आपको अगर वैसे नोट्स मिल जाएं, नोट्स मैंने वो इंटरनेशनल जर्नल से पढ़े, अगर आप कहेंगे इंटरनेशनल जर्नल क्लास में, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगी, मुझे कोई मसला नहीं है उस इंटरनेशनल जर्नल को भी शेयर करने में। लेकिन मैंने उसमें से वो डाटा आप लोगों को निकाल कर देना है जो आपके लिए, सीएसएस के लिए, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए ऑब्वियसली रेलिवेंट है। तो मुझे उसको ऑब्वियसली पहले पूरा पढ़ने में, नो मैटर कि मेरा पॉलिटिकल साइंस का बैकग्राउंड है, नो मैटर आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट, नो मैटर आई एम लेक्चरर, नथिंग मैटर्स, मेरे लिए उस पूरे जर्नल को पढ़ना और फिर उसमें से जो है वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन निकालना, जो कि आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। मैंने ग्रुप में ऑलरेडी, सारे ग्रुप्स में शेयर किया कि भाई दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अल फराबी, और इसमें लास्ट 5 पेपर में इतने क्वेश्चन है, आपको कहीं से भी नहीं मिलने वाला, बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि मार्केट में एक ही तरह के नोट्स हैं एंड आई डोंट प्रोवाइड सिर्फ और सिर्फ नोट्स, ठीक है। ये बात तो मैं आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स क्लियर कर चुकी हूँ। और आई डोंट थिंक सो। अच्छा, मैं आप लोगों को बात ये बता रही थी कि एक स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि उनको सिर्फ नोट्स चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि फिलोसफी एक रिलेटिवली मुश्किल चीज है, मुझे नोट शेयर करने में तो कोई मसला नहीं है, और लाइक थोड़े से पैसों के लिए मैं नोट्स क्यों नहीं शेयर करूंगी? आई थिंक सिर्फ मुझे तो कर देने चाहिए, मुझे इससे कुछ चीज से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आई एम ऑलरेडी इन द सेक्टर, ऑब्वियसली इन द गवर्नमेंट सेक्टर, आई एम ऑलरेडी टीचिंग, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप लोगों को सिर्फ मैंने नोट्स प्रोवाइड कर दूं, ठीक है।
तो उन्होंने मुझे कहा कि बेसिकली मैंने 2 अटेम्प्ट दी हुई हैं पीएमएस की, और मैंने 2 अटेम्प्ट दी हैं सीएसएस की। मुझे सिर्फ नोट्स दिए, मुझे लेक्चर लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उनसे सिर्फ एक क्वेश्चन किया, मैंने उनसे कहा कि विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपसे मेरा सिर्फ सवाल ये है कि मुझे ये बता दें, हॉब्स, लॉक एंड रोसो के कॉन्ट्रैक्ट में, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है, मुझे सिर्फ ये बता दें। उसके बाद तो मुझे उनका मैसेज नहीं आया, ट्रस्ट मी, अब तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया इस बात का। ऑब्वियसली द पर्सन सेड टू मी विद लाइक, अब मैंने उनको विद ड्यू रिस्पेक्ट ये बात करी है, और मैंने उनसे कहा कि आप मुझे जस्ट एक लाइन में ये बता दें, हमने 2 अटेम्प्ट की हैं सीएसएस की, 2 अटेम्प्ट आपने पीएमएस की दी हैं, जस्ट मुझे आप अगर ये बता दें कि डिफरेंस क्या है हॉब्स, लॉक एंड रोसो के कॉन्ट्रैक्ट में, तो मुझे थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपकी पहले से कितनी प्रिपरेशन एंड यू जस्ट नीड नोट्स। ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड उसके बाद। सो पता नहीं क्यों हमारा इस तरह का माइंडसेट बन चुका है कि अनफॉर्चुनेटली सीएसएस की मार्केट में सिर्फ नोट्स कर लेने से और अपनी कोई एनालिटिकल स्किल्स ना बिल्ड करने से शायद हमारा सीएसएस हो जाएगा। मैम मैंने एक और बार डिस्कस करनी थी आपसे, और बल्कि आपको बताना था कि जब मैं लेक्चर लेती हूँ ना, तो मैंने हैंड फ्रीज लगाए होते हैं, और जो हमें पीडीएफ मिलते हैं वो मैंने साथ खोले होते हैं, और मैं बॉल पॉइंट से, मतलब मैं इतने जो फैसिनेटिंग से इतने प्यारे नोट्स नहीं बनाती। जो जो बातें आप मैं देख रही होती हूँ ये पीडीएफ में, और आप साथ बोल रही हैं, आप कुछ ऐसी एग्जांपल्स होती हैं जो आप साथ बहुत बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रही होती हैं, तो मैं उनको रफली रफली ना नोट्स बनाती रहती हूँ साथ साथ। तो मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं होता। जब लास्ट संडे अपने जो सारे फिलोसफर्स थे उनको देख रही थी, तो मैं खुद ही बोली जा रही थी ये कुछ फिलोसफर्स हैं, ये ग्रीक टाइम के हैं, ये फिलोसफर ऑफ एनलाइटमेंट है, इस तरह। तो मतलब मुझे लगता है जब मैं लेक्चर ले रही होती हूँ ना, मुझे इर्द गिर्द का कोई होश नहीं होता, और लिटरली 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 35 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट कैसे गुजरते हैं पता ही नहीं चलता। और जो हमारे यूट्यूब वाले लेक्चर होते हैं उनकी उनकी एक बात है, हमें पता है 24 आवर्स में ये खत्म हो जाएगी बिल्कुल। तो हमारे ये होता है कि अब हम न्यू फिलोसफर समझेंगे, उसके लिए पिछला फिलोसफर समझना, तो एक रूटीन में बंदा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए क्लास में ना मुझे नहीं अभी एग्जैक्टली मुझे सभी लोगों के नेम नहीं शो हो रहे, मुझे सभी लोगों का नेम यहाँ पे पूरा नेम नहीं शो हो रहा, जिसकी वजह से हम अनएबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से लोग इनरोल्ड लोग हैं और कौन से जो स्टूडेंट्स हैं वो इनरोल्ड नहीं है। देखिए क्लास में हमेशा आप लोग हमेशा छोटी क्लासेस से देखते आ रहे होंगे कि टीचर हमेशा एक ही होता है और कुछ बच्चे होते हैं जो डेली का काम डेली कर लेते हैं। अब क्लास में मुझे उन लोगों के नाम फिंगर टिप्स पे हैं जो कि डेली का काम डेली करते थे, ठीक है। और अगेन जोया आप अपना माइक प्लीज ओपन करिएगा। और उन्होंने भी मुझे अभी बताया है कि सिर्फ और सिर्फ नोट्स इनफ नहीं है। तो हमारी मार्केट में ये एक मिथ क्यों बन गई है कि सिर्फ अगर नोट, ऑल्दो कि मुझे पता है कि मैंने जो नोट्स बनाए हैं और मैं आप लोगों को जो नोट्स इवन की स्लाइड्स दे रही हूँ वो मैं इंटरनेशनल जर्नल से पढ़ के, डिफरेंट किताबों से पढ़ के आपको दे रही हूँ। हमारे पास जो टीचर्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि आके लेक्चर दिया और फिर आपसे कहते हैं कि ओके जॉर्ज हार्मन से भी पढ़ लीजिएगा, द पॉलिटिक्स किताब से भी पढ़ लीजिएगा, एस केले किताब से भी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद स्टूडेंट पहले 2 घंटे का लेक्चर अटेंड करे, 3600 किताबें खंगाले, और मुझे लगता है कि इस तरह तो फिर आपके कुछ 7-8 साल सीएसएस करने में ही गुजर जाने चाहिए अगर ये वाली स्ट्रेटेजी आप अडॉप्ट कर रहे हैं। कि टीचर आपको कह रहा है ये स्ट्रेटेजी गलत नहीं है, लेकिन हाँ एटलीस्ट आपके पास कोई 1.5 साल का टाइम है, आपके पास एटलीस्ट आई वुड से 1.5 साल का टाइम है क्योंकि आपने 12 किताबें पढ़नी है। तो फिर आप इस स्ट्रेटेजी को जरूर फॉलो करें। लेकिन मुझे सिर्फ ये बता दें कि सिर्फ नोट्स पढ़ने से और लेक्चर अटेंड ना करने से एटलीस्ट क्या फिलोसफी समझ में आ जाती है, फिलोसफी समझ में आ सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक जोया? अच्छा ठीक है, जैसे शोर है इंटरनेट भी इशू, कोई इशू नहीं है, ठीक है, एब्सोल्युटली नो। तो ये सभी लोग मेरे सेशन में इन्रोल्ड हैं और दे आर विटनेस ऑफ दिस कि आप की अंडरस्टैंडिंग जो है वो ऑब्वियसली समटाइम्स मेरा लेक्चर मैंने कोई टाइम भी फिक्स नहीं किया हुआ बिकॉज ऑफ द रीजन आई वाज टीचिंग अर्लियर इन डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। और वहां पे मुझे कहा जाता था कि आप जो है आपके पास इतना टाइम और इतने लेक्चर हैं, इसमें आपको सेशन खत्म करना है। क्योंकि मैं इंडिपेंडेंटली नहीं पढ़ा रही थी तो मुझे उतने ही टाइम में सेशन को कवर करना पड़ता था। अब आप लोगों का जो सेशन मैंने स्टार्ट किया है इसमें चाहे वो लेक्चर 2 घंटे का हो जाए, 1 घंटे का हो, 1 घंटे 30 मिनट का हो, वो डिपेंड करता है उस टॉपिक पे। ऑब्वियसली मैं लेक्चर डिलीवर करते हुए टाइम नहीं देख रही होती कि कितना टाइम लग रहा है और मुझे इसी टाइम बाउंड में ही उसको कवर करना है। तो आई थिंक डिस्कशन इनफ हो चुकी है, हम कंटिन्यू करते हैं। वेयर इज माय स्क्रीन? अच्छा, तो मुझे मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, मुझे जस्ट ये बता दें कि हॉब्स की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको हॉब्जियन स्टेट ऑफ नेचर जो है जिसमें वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल थी, सभी लोग सभी के खिलाफ हैं, वॉर ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल है, आपको नहीं पता
कि कौन आपका दोस्त है, आपको नहीं पता कि आज आप खाना खा रहे हैं लेट सपोज, तो आपको नहीं पता आप अगले टाइम का खाना भी खा सकेंगे या नहीं खा सकेंगे, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू और नॉट। ठीक है, तो इन सारी सिचुएशन में आपका कंसर्न सिर्फ एक होगा, सर्वाइवल। मैंने एग्जांपल दी थी, आज जो है पाकिस्तान में सिविल वॉर लग जाए, मैं सिविल वॉर की बात कर रही हूँ। सिविल वॉर का मतलब है कि पंजाब उठ के सिंध पे के साथ जो है वो एक वॉर करना स्टार्ट हो जाए, सिंध पंजाब के साथ करना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, सो इस केस में क्या आप इमेजिन कर सकते हैं, मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने बैठेंगे? आप इमेजिन ही नहीं कर सकते इस सूरत हाल में। तो आपका सिर्फ एक कंसर्न होगा, मेरी जान बच जाए, मेरा सर्वाइवल हो जाए किसी तरह। कोई गर्ज नहीं है कि मेरे पास जो है वो मेरा कोई एग्जाम भी है, मुझे कोई अपनी इंटेलेक्चुअल पे भी काम करना है, इंटेलेक्ट पे भी काम करना है, या लेट सपोज शान्या का गोल है कि आज मेरा लाइफ स्टेटस जो है वो मेरा ये है ना, ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा है, और शान्या का गोल है, एक ख्वाब है कि आज से 1 महीने बाद या 1 साल के बाद मेरा लाइफ जो स्टाइल है वो डिफरेंट हो। क्या वो पॉसिबल है जब जंग लगी हो, सिविल वॉर हो? सिविल वॉर का वर्ड मैंने यूज किया, सिविल वॉर वो वाली वॉर होती है जिस तरह लास्ट लेक्चर में जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो एक स्टूडेंट ने कहा कि फॉल ऑफ ढाका हुआ था, ठीक है, आपसे बंगाल सेपरेट हो गया। व्हाट वाज दैट? वो आपके पास क्या था? सिविल वॉर थी। ठीक है, तो क्या उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि आपका कोई भी कंसर्न, कोई भी और विश जो है उसको इंपॉर्टेंस दी जाए? दैट इज नॉट पॉसिबल। सो मुझे जस्ट इस चीज का आंसर कर दें, आज मॉडर्न वर्ल्ड में आपको हॉब्जियन स्टेट ऑफ नेचर कहाँ नजर आती है? जी शराज बताएं प्लीज। मैम सीरिया में, यमन में, लेबनान में थी पहले, अभी पता नहीं है। ओके ओके, यानी कि मिडिल ईस्ट में, इन सिंपल वर्ड्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में, राइट? यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली मिडिल ईस्ट में जो आपको आज क्राइसिस नजर आ रहा है कि आपके जो सीरिया है, यमन है, ये जो आपके पास मिडिल ईस्ट की स्टेट्स हैं, ये एक दूसरे के अगेंस्ट ही वॉर की स्टेट में हैं। ठीक है, और वो कौन सी वॉर है? सिविल वॉर है। ठीक है, सो पार की एक बेसिकली जंग चल रही है। तो उस केस में क्या आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच सकते। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं जो हमारे पास थी लॉकियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, एंड देन हम लास्ट में देखेंगे ऑब्वियसली रोसो, एंड देन हम ऑब्वियसली सेक्शन को कंक्लूड करते हैं। आज के लिए इनफ है इतनी डिस्कशन। लॉकियन सोशल कॉन्ट्रैक्ट में एनीवन हु इज विलिंगली ओके टू आंसर मी कि आपके पास सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो बन चुका था हॉब्स में, फिर हमारे पास क्या बनना था? क्या जो हॉब्स में सोशल कॉन्ट्रैक्ट बना था उसमें क्या कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी थी? क्या उसमें कोई एग्जेक्टिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी थी? अगर नहीं थी तो उसी को बनाने की उसकी हमें जरूरत, आपकी स्क्रीन पर प्लीज मत राइट करें, तो उसी को बनाने के लिए जो था वो हमें एक जरूरत महसूस हुई, जिसकी वजह से हमने सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो किया ही हुआ था, हमने पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया। ठीक है, और हमने अपने नेचुरल राइट्स की डिमांड की, यानी कि जो भी अवाम थी, पब्लिक थी, वो कौन से थे? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। मेरा सवाल आप लोगों से बस ये है कि आपको वो आज की स्टेट में कहाँ नजर आता है ऐसा? और हमने उसमें देखा कि अगर ये जो रूलर है इसको आपने अपने राइट सरेंडर कर दिए, ऑब्वियसली जो लोग फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जो सेशन 3 है ये तो अपना पूरा कवर कर चुका है ना वेस्टर्न फिलोसफी को, तो इनका जस्ट जो है वो क्विज रिवीजन काइंड ऑफ स्टफ हो रहा है। तो अच्छा, मेरा सवाल आप लोगों से यहाँ पे सिंपल है कि जब आप लोगों का रूलर जो है वो आपको लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के राइट्स में से, लेट सपोज रूलर करप्शन करना स्टार्ट हो जाता है, आपको आपकी प्रॉपर्टी के राइट नहीं देता, आपकी लाइफ का वहां पे सिक्योरिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? उस रूलर को ओवरथ्रो कर देंगे। ठीक है, ठीक है, जो लोग फर्स्ट टाइम ले रहे हैं तो आप लोग व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी शेयर कर देती हूँ, तो यहाँ पे आप लोग कांटेक्ट करके इनरोल कर सकते हैं। अच्छा, सो बेसिकली हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि जो रूलर है वो रूलर जो है बेसिकली आप उसको ओवरथ्रो कर देंगे। क्या आपको अभी रिसेंटली ऐसी कोई एग्जांपल नजर आती है कि रूलर ने करप्शन की, रूलर नेपोटिज्म का शिकार हो गया, रूलर अपने ही बच्चों को पॉलिटिक्स, अपने ही पूरे खानदान को, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स का मतलब ये होता है कि वो अपने ही पूरी की पूरी फैमिली ट्री को जो था वो पॉलिटिक्स में लेकर आना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो था वो पूरा का पूरी रियासत, पूरा का पूरा मुल्क, वो स्टेट डिफॉल्ट कर गई? तो आपको ऐसी कौन सी स्टेट नजर आती है जहां पे आपको लॉकियन स्टेट ऑफ जो है वो? मैम श्रीलंका। श्रीलंका। मैम श्रीलंका।
अच्छा, ये किसने आंसर दिया है? अनम, आप क्लास में? मुझे ऐसा लगा जैसे अनम की आवाज है, आई एम नॉट श्योर। अभी किसने मैम आंसर? श्रीलंका में ऐसा हुआ था। जी बिल्कुल ठीक है, श्रीलंका में। और भी आपके माइंड में कोई भी एग्जांपल आ सकती है? इस पे हमने बहुत डिटेल से लेक्चर लिया था, उस पे हमने बहुत डिटेल से डिस्कशन की थी। आई थिंक सो हमारी डिस्कशन जो थी वो मोर देन 1.5 और की थी, जिसमें हमने हर फिलोसफर की फिलोसफी को मॉडर्न वर्ल्ड में एप्लीकेबल बनाकर देखा था। ये स्क्रीन पे कौन राइट कर रहा है? मैम अनएबल टू लाइक लिटरली, मत करें इस तरह से। अच्छा, ये देखें, ये आपको मैम श्रीलंका मे की। आई कमेंट? यस यू कैन कमेंट, बोलें। मैम बेसिकली जो है ना, हॉब्स और लॉक में ये फर्क था कि हॉब्स की जो है ना जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था वो यूनिलेटरल था, बिटवीन द पीपल था, कि लोगों ने आपस में ही कर लिया था कि एक सोवरेन हमने सिलेक्ट करना है और उसी को हमने सारे अपने जो राइट्स देते हैं, हम्म और उसने सिर्फ एक हमारी जो है ना लाइफ को जो है ना प्रोटेक्शन देनी है। हम्म लेकिन लॉक्स में जो है ना उन्होंने क्या किया था कि वो लोगों के बीच में नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट था बिटवीन द पीपल एंड द सोवरेन, जिसको सोवरेन बना रहे थे उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। और उसके साथ में पावर उसको दिए थे कि आप लेजिस्लेटिव करें, एग्जीक्यूटिव करें और जुडिशरी करें, लेकिन हम्म हमारी तीन राइट्स को जो है ना प्रोटेक्ट करें, लाइफ, लिबर्टी एंड बिल्कुल प्रॉपर्टी। बिल्कुल। तो अगर हम ये इसको वन डिफरेंस है वर्ल्ड इसमें। में बात करें ना, एक जुमले में हम बात करें, तो जो आपके पास हॉब का रूलर था, उस रूलर की पार वो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो यूनिलेटरल से, यहाँ पे शराज के कहने का मतलब ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिलेटरल था, यानी कि जो पार आपने सोवरन को दे दी है ना, अब आप उससे ले नहीं सकते। आप उसको अथॉरिटेटिव, कोई इस तरह का जालिम जब्बार किंग मान लें, ठीक है, जो आपको डिफरेंट मूवीज में लेट से नजर आ जाएगा कि जिस तरह एक रूलर है और वो रूलर ऑल इन ऑल पावरफुल है, जब तक आप उसका हुक्म मानते रहते हैं तब तक जो है वो ओके। लेकिन जैसे ही आप अपनी कोई ओपिनियन देते हैं, आप अपनी जो है वो कोई भी लेट से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन वहां पर नहीं है, लेकिन आप अपनी ओपिनियन देते हैं तो आपको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि आप अपने सारे राइट सरेंडर कर चुके हैं। तो शराज के यहाँ पे कहने का मतलब एग्जैक्टली यही है कि हॉब्स का रूलर यूनिलेटरल था, आप उसकी पावर को, उसको या फिर उसको रिमूव नहीं कर सकते। लेकिन लॉक का रूलर एक ऐसा रूलर है जो कि आपको डिफरेंट स्टेट्स में नजर आएगा, उसकी एप्लीकेबिलिटी उसकी थ्योरी की। जिस तरह हमने देखा श्रीलंका में, श्रीलंका में क्या हुआ है, देखिए ये लोग सड़कों पे निकल आए हैं, और बेसिकली यहाँ पे जो प्रेसिडेंशियल हाउस था, ये लोग उसके बाहर निकल आए, ठीक है। और इन्होंने रूलर से डिमांड की कि आप, यानी कि ऑब्वियसली अपनी प्रेसिडेंट से, गोताबचा बेसिकली उनका नेम था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उन एट द एंड क्या हुआ कि आपका जो बैंक था वो डिफॉल्ट कर गया, पूरा कंट्री ही डिफॉल्ट कर गया, ठीक है। अब आप खुद बताएं कि जब एक कंट्री डिफॉल्ट कर जाएगा, लोगों को उनकी प्रॉपर्टी राइट्स, अब शराज ने लेट सपोज बैंक में 10 लाख रखा हुआ है, ठीक है, असमा ने 5 लाख रखा हुआ है। अब असमा इस बात से ऑब्वियसली क्लास के बाद मेरे से कहेगी कि आपने मैम मेरा 5 लाख क्यों बताया, मेरे पास तो 20 लाख था। एनीवेज, सो जब, और लेट से कि जोया ने जो था वो काफी, उनके भी कुछ अमाउंट पड़ी हुई है, लेकिन जब सभी लोगों की अमाउंट एट दी एंड कहाँ चली गई, मुल्क डिफॉल्ट कर गया। और रूलर, तो फिर लोग ऑब्वियसली सड़कों पर आएंगे, उस रूलर को रिमूव करेंगे, ठीक है। आपने देखा कि लोगों ने ये प्रेसिडेंशियल हाउस में आए, यहाँ पे इन्होंने आग लगा दी थी, और जो था वो ऑब्वियसली उन्होंने पूरी रैलीज, डिफरेंट किस्म की रैलीज निकाली। तो ये हम किसी भी फिलोसोफर को अगर डील करना है तो उसकी मॉडर्न वर्ल्ड में उसको रेलिवेंट बनाकर हमने देखना है। ऐसा फिलोसोफर नहीं था वो, या फिर लॉक या हॉब्स, इवन के रोसो या कोई भी फिलोसोफर ऐसा फिलोसोफर नहीं है कि बस उसने फिलोसफी दी और हमने पढ़ी और हमने कहा कि ओके अल्लाह हाफिज फिलोसफी को। बस आज की वर्ल्ड में 2023 में वो फिलोसफी एप्लीकेबल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, शायद हमें ये सिखाया नहीं जाता कि वो फिलोसफी एप्लीकेबल किस तरह से है, ऑल्दो कि वो फिलोसफी 100% एप्लीकेबल वहां पर होती है अगर हम उसको समझ कर पढ़ें तो। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा ऑब्वियसली। हमने देखा रोसो का सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक मुश्किल सोशल कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आसानी से समझ में नहीं आता। मैंने यहाँ पर क्लास में बहुत डिटेल से समझाया था आप लोगों को ऑब्वियसली, कि देखें जो रोसो की जनरल विल है वो पहले किसी को समझ ही नहीं आती है, किताबों में पढ़ लेते हैं बस, हमें पता होता है, थोड़ा सा रट्टा भी लगा लेते हैं कि ओके रोसो ने जो था वो एक जनरल विल का कॉन्सेप्ट दिया था, राइट। अब मेरा आप लोगों से यहाँ पर सिंपल सवाल ये है कि मुझे बता दें, ये जो रोसो की जनरल विल है जिसमें रोसो ने कहा कि इंडिविजुअल्स होंगे, ये सभी लोग, ये सभी इंडिविजुअल हैं, ठीक है, और रोसो की जो स्टेट है उसमें एज सच, या आप कह रहे कि वर्चुअली कोई रूलर नहीं है, सिर्फ अवाम ही है जो रूल कर रही है,
वेनेवर, और से बात सुनिएगा, ये हमने अपनी क्लास में डिटेल से डिस्कस किया था 1.5 घंटे की क्लास में ऑलरेडी, इसके नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड किए गए थे ईच एंड एवरीथिंग, और हमने इसमें डिस्कशन भी की थी। वेनेवर द पीपल फील कि रूलर जो है वो हमारी विश के अगेंस्ट काम कर रहा है, और एक रूलर नहीं है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, कि रोसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें क्या कोई रूलर है? उसमें कोई रूलर नहीं है, एक रूलर नहीं है, पूरी एक स्टेट है जिसमें डिफरेंट रूलर डिवाइड हुए। लेट्स सपोज उसका एग्जेक्टिव है, उसकी जुडिशरी है, उसका लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट है, और जो पार है रूलर की वो डिवाइड हुई हुई है, इन्वेस्ट हुई हुई है इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। मेरा बस आप लोगों से सवाल ये है, ऑब्वियसली जिन्होंने सेशन अटेंड किया हुआ है वही इस बात का आंसर कर पाएंगे, अदरवाइज तो ये बात किसी किताब में ना लिखी हुई, ना ही किसी यूट्यूब की वीडियो में आप अगर मिले तो प्लीज डू लेट मी नो एज वेल। रोसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें जनरल विल का जो इतना कॉन्सेप्ट था, आज की वर्ल्ड में मुझे उसको एप्लीकेबल करके दिखाएं। सिर्फ मेरा आप लोगों से सवाल ये है, वो किस तरह से एप्लीकेबल होती है, वो जनरल विल है क्या? एनीवन जो कि मुझे टू दी पॉइंट और क्रिस्पी आंसर दे सके, टू दी पॉइंट आंसर देना है आप लोगों ने। जी शिराज। मैम एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ब्रेग्जिट देख सकते हैं कि वो एक प्रीमियम एग्जाम्पल था जिससे जनरल विल थी, लोगों ने सबने रेफरेंडम करके एक बिल पेश की। तो अगर हम लोग उसमें देखें तो एक ये एग्जाम्पल आ जाता है। दूसरा वेरी गुड, बिल ऑफ राइट्स की बात की थी उन्होंने। वेरी गुड। और आई इसके थिंक सो। अलावा कोई एग्जांपल कोई और स्टूडेंट देना चाहे तो बिल्कुल ठीक है। देखिए ब्रेक्जिट जब आपने किया तो लोगों की विल ज्यादा मैटर करी, रूलर की नहीं। मतलब आपने ऑब्वियसली पहले कॉन्ट्रैक्ट तो किया हुआ था, और इसके अलावा अगर कोई एग्जांपल देना चाहे तो एनीवन। जी शानिया आप बताएंगी, हमने इसको क्लास में डिस्कस किया था बेसिकली। यस मैम, हमने ये दो बिल्स को डिस्कस किया था, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि लोगों की विल ज्यादा मैटर करते हैं। यानी हम अगर लॉ बना भी लेते हैं, लेकिन अगर लोगों की विल उसमें नहीं है, तो ये मैटर नहीं करता। लॉ को चेंज भी किया जा सकता है, लोगों की विल ज्यादा मैटर करती है। लेट सपोज ये आपको आज की वर्ल्ड में, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कहाँ पे नजर आता है, ये बताइएगा जरा मुझे। ये हमने कौन से वाला फ्लैग था, कौन सी कंट्री को हमने देखा मैम था? स्विट्जरलैंड। एग्जैक्टली मैम स्विट्जरलैंड। हमने स्विट्जरलैंड। देखा था कि स्विट्जरलैंड में, जी बिल्कुल स्विट्जरलैंड, आप पेपर में मैंने बताया था कि ये चीजें कोट कर सकते हैं जो किताबों में नहीं लिखी हुई ऑब्वियसली। इस तरह की बातें जो हमने एनालिसिस समझा था, हमने देखा था कि क्रिटिकल एनालिसिस किस तरह से करते हैं, और ये चीज है क्या, एनालिटिकल स्किल्स होती क्या है। अब हमने देखा यहाँ पर कि स्विट्जरलैंड की पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया, या इसको बेसिकली स्विस कैंटोनमेंट का सिस्टम कहा जाता है, जिसमें उन्होंने एक लॉ बनाया। अब सभी लोगों ने बेसिकली, उनको 1000 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, और 100 डेज के अंदर अंदर, लेट सपोज उन्होंने एक लॉ बनाया, जो कि लॉ ये था कि आपके मुल्क में एक बिल पास हुआ, अभी वो लॉ नहीं बना, उन्होंने कहा कि यहाँ यहाँ पर मीनार बनेंगे, ठीक है। अब ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है कि जिसपे पब्लिक ओपिनियन दे सके। क्या पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में अगर इस तरह से होता है तो आपके पास ऐसा कोई लॉ है? हमारे पास तो नहीं है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं है इस तरह का कोई भी रूल। लेकिन स्विस कैंटोनमेंट सिस्टम में ये रूल है। इट मीन्स के जो रोसो की बेसिकली सोशल कॉन्ट्रैक्ट थी, वो आज की वर्ल्ड में 23 में भी एप्लीकेबल है। वो रोसो जो था वो उस टाइम पर बेसिकली जो ग्रीक फिलोसफर की, इवन के चाहे हम देख रहे हैं, या हम रेनिसेंस के देख रहे हैं, या हम जो है वो एज ऑफ रीजन के फिलोसफर्स को देख रहे हैं, वो आज की वर्ल्ड में एप्लीकेबल हैं। तो यहाँ पे इनके यहाँ बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में एक रूल है, और वो रूल क्या है कि आपकी पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब पर्टिकुलर कुछ नंबर ऑफ सिग्नेचर्स हैं, अगर आप वो 100 डेज में ले लेते हैं तो वो रूल जो है, जो भी आपका लॉ है, वो लॉ बैक ऑफ हो जाएगा। तो बेसिकली डिफरेंट तरह के जो लॉज थे वो अवाम ने अपने हक में करवा लिए। मसलन मसलन के इन्होंने, इनकी पार्लियामेंट ने एक लॉ पास किया कि आपके मुल्क में इस जगह पे मीनार बनेंगे, मीनार समझते हैं ना, ठीक है। लेकिन लोगों ने जो था वो आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली ये जो है, ये सभी लोग जो है वो पार्लियामेंट के पास आके खड़े हो गए, और इन्होंने जो था वो सिग्नेचर कर दी। ये सिग्नेचर पार्लियामेंट में जाएंगे, वो लॉ ऑटोमेटिकली बैक ऑफ हो जाएगा। मसलन आज पाकिस्तान में कोई लॉ बनता है क्या, या कोई बिल पास होता है कि पेट्रोल जो है वो 20 रुपए ज्यादा जो है उसकी प्राइस होगी, मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ ये है, पाकिस्तान में ऐसा कोई लॉ है कि आप अपनी पार्लियामेंट के सामने जाएं और आप जो है वो आप कहें कि नहीं, हम इस चीज से एग्री नहीं करते, चाहे वो हमारे हक में है, हमारे इंटरेस्ट में है या नहीं, हम इस लॉ पे नहीं एग्री। और जनरल विल क्या पाकिस्तान में प्रिवेल करती है? बस इस बात का आंसर कर दें यस और नो में।
एनीवन? क्या इस तरह की जनरल व्हील, शराब आप बताएंगे, क्या इस तरह की जनरल व्हील पाकिस्तान में प्रिवेल कर रही है? नो मैम। नो मैम, क्योंकि मैम जनरल के अगर हम लोग कॉन्सेप्ट देखें ना, स्विट्जरलैंड में भी इसलिए एप्लीकेबल है क्योंकि वहाँ पे कंटेनमेंट्स बनी हुई हैं, और वहाँ पे जो है ना कंटोन्स में जो है ना पॉपुलेशन बहुत ज्यादा कम है, तो उनकी जनरल बिल हम लोग इजीली अक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। क्योंकि पॉपुलेशन की बात नहीं है, पॉपुलेशन पे चीजें मैटर नहीं करती, ठीक है? इट्स नॉट अबाउट पॉपुलेशन, इट्स अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन। जिसकी बेस पे आपने रियासत को चलाना है, वही कॉन्स्टिट्यूशन जो कि आपके मदीना में भी था ना, मिसाक मदीना, मदीना अकॉर्ड। not about the population, it's not always about the population, it's about the system, it's about the custom। क्या आपके मुल्क में चलो ऐसा कोई कस्टम होता है, ऐसा कोई रिवाज होता, लेकिन आपके मुल्क में तो वो भी नहीं है, तो इट डजेंट मैटर कि है या नहीं है। हम जस्ट ये देख रहे हैं क्या रोसो की जनरल विल आज भी एप्लीकेबल है कहीं पर, तो वो है, हमें नजर आती है। और रोसो खुद स्विस कैंटोनमेंट सिस्टम से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था, ठीक है? तो आई थिंक सो दैट इज मोर देन इनफ द डिस्कशन टिल हियर। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो यू गाइज आर मोर देन वेलकम। और अभी तक हम लोगों के जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, साथ ही साथ जो भी आप लोगों को नोट्स प्रोविजन आप लोगों की हो चुकी है, तो उसमें बताइएगा कि आर यू गाइज सेटिस्फाइड टिल हियर, और व्हाट यू गाइज थिंक के एक आप लोगों की ऑब्वियसली रैशनैलिटी डेवलप हुई होगी ना, जिस तरह हमने देखा कि डिफरेंट फिलोसफर्स होते हैं, यूटोपियन फिलोसफर्स, रैशनल फिलोसफर्स। आप लोगों की रैशनैलिटी अब तक क्या डेवलप हुई है? मेरा अच्छा, एनीवन जो कि विलिंगली मुझे बताना चाहे कि अनम, जी अनम, आप अपना माइक ओपन करके बताना चाहेंगी, या फिर जोया, या फिर शानिया, शिराज, एनीवन हु इज विलिंगली वांट टू टेल अस। जी माहा, आप भी ऑब्वियसली यू आर एज वेल। जी शिराज। मैम सेशन से पहले जब हम मैम कुछ भी बेसिकली अगर मैं अपनी बात, एक एक करके प्लीज, एक एक करके। जी शिराज। जी आप बोलें। जी आप बोलें मैम शिराज। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैम एनालिटिकल स्किल्स बहुत बड़ी, कि मैं पॉलिटिकल साइंस मेरा बैकग्राउंड है, बैचलर्स मैंने अभी की है, लेकिन जब भी एक फिलोसोफर को पढ़ता हूँ तो मैम बहुत बुक्स में जो है प्रॉब्लम आती है, इसलिए क्योंकि वहाँ पे एक्सटेंसिव भी बहुत ज्यादा लिखा हुआ है, इतना ज्यादा लिखा हुआ है कि मतलब कि एक एक पॉइंट को आप 20-20 पेज तक पढ़ते रहो और आपको समझ आए तो फिर आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज आप उधर अटके रहोगे। लेकिन अभी क्लासेस के बाद जो है ना बहुत सारी चीजें जो है ना एक ब्रॉड माइंडेड हो गई है, और उधर से जो है ना चीजें काफी लाइटली नजर आती है एज कम्पेयर टू प्रीवियस। बेसिकली हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है हयात, और उन्होंने ये वाली अटेम्प्ट नहीं देनी, नेक्स्ट अटेम्प्ट देनी है। सो वो उनको मैंने अलाउ किया हुआ है कि आप डिफरेंट किताबें पढ़ सकते हैं। वो मेरे से पूछ लेता है कि भाई मिस मुझे बताएं कि इसको मैं कहाँ कहाँ से स्टडी करूं। बाकी क्लास को मैंने नहीं किया हुआ, बाकी क्लास को मैंने कहा कि जस्ट आपको जो नोट्स प्रोवाइड किए गए वो 360 एंगल से हैं, इससे ज्यादा हट के चीजें नहीं करनी। एक बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट और पते की बात बताने लगी है, शायद मुझे नहीं पता आप लोग कितना इस बात पे कितना इस बात से एग्री करेंगे या डिसएग्री करेंगे। वो बात यह है, देखिए कि सीएसएस या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ना, वेयर इज माय कर्सर, गिव मी जस्ट अ सेकंड टू। अच्छा, आपकी ना जो प्रिपरेशन है उसकी विड्थ मैटर करती है। ये मैटर नहीं करता कि आप एक टॉपिक पे कितना डेप्थ में चले जाएं। लेट्स सपोज शिराज आज कहते हैं कि जो हमारे वेस्टर्न फिलोसफर्स हैं, एटलीस्ट 15-16 फिलोसफर्स तो इंपॉर्टेंट है ना उसमें, ठीक है? लेकिन अच्छा देखें, ये सारे फिलोसफर्स इसके अलावा जो है वो हमने यहाँ तक बेसिकली फिलोसफर्स हमने कवर कर लिए हैं, वेस्टर्न फिलोसफर्स में भी, ठीक है? इसके अलावा हमने मजीद कुछ फिलोसफर्स को देखना है जो कि इंपॉर्टेंट हैं इस सेक्शन में से, और हमने मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स में से इलामा इकबाल को सबसे पहले किया। मोस्टली टीचर्स इलामा इकबाल को करवाते ही नहीं है, अलमिया हमारा ये है। इलामा इकबाल को कहते हैं कि जो आपने पाकिस्तान अफेयर में पढ़ा है वही इलामा इकबाल है। खुदा का खौफ करें, इलामा इकबाल आप पॉलिटिकल साइंस में एज अ फिलोसफर पढ़ रहे हैं, और पाकिस्तान अफेयर में आप उनका इलामा इकबाल का जो कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनलिज्म, टू नेशन थ्योरी, या फिर उनका इलाहाबाद का एड्रेस देखते हैं। इलामा इकबाल को हमने इलामा इकबाल का हमारा लेक्चर हो चुका है। मुझे बताइएगा इकबाल एज अ फिलोसफर कितना डिफिकल्ट है? इट इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इकबाल फिलोसफी ऑफ खुदी, इकबाल फिलोसफी ऑफ ईगो, एंड कंपैरिजन ऑफ इकबाल विद द नीत्शे, जो कि एक वेस्टर्न फिलोसफर है।
अब इस फिलोसफर को अगर आपका टीचर आपको बोल दे कि भाई आपने वो वाला करना है जो कि पाकिस्तान अफेयर में आपने किया था, जिसमें इकबाल की सीधी सीधी टू नेशन थ्योरी है, सीधी सीधी इकबाल की इलामा जो है वो है एड्रेस है उसका इलाहाबाद का, अगर पेपर में आप जाके ये लिख देते हैं तो एग्जामिनर तो पहले वो थोड़ा सा ना, अगर बैठा होगा तो मुझे लगता है उठकर खड़ा हो जाएगा लिटरली। सो द पॉइंट इज कि अभी तक मैं आप लोगों से बार बार इंपॉर्टेंट बात के लिए आप लोगों को मैंने कहा था कि थोड़ा रुक कर बैठिएगा, वो ये कि एग्जाम में आपकी विड्थ मैटर करती है। विड्थ का क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करना, बजाय इसके कि शराज हैं वो कहें कि मैं प्लेटो पे 10 दिन लगा दिए मैंने, ये 10 दिन हयात लगा सकता है क्योंकि उसने ये वाली अटेम्प्ट नहीं देनी। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? प्लीज मुझे बताइएगा ये बात समझ में आई है कि नहीं। आपको प्लेटो का कॉन्सेप्ट हो, अरिस्टोटल का हो, और ऑलरेडी हम 360 एंगल से कवर करते हैं। प्लेटो में मैंने आपको बताया कि प्लेटो की थ्योरी ऑफ जस्टिस है, प्लेटो की थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म है, थ्योरी ऑफ वेल्थ, कम्युनिज्म ऑफ वेल्थ है, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली है, फंक्शनल स्पेशलिटी है, थ्योरी ऑफ एजुकेशन है। ये 5 बेसिकली डायमेंशन से हमने कवर किया था प्लेटो को, अगर याद हो आप लोगों को तो। अरिस्टोटल को हमने हर डायमेंशन से कवर किया, मैकियावेली को हर डायमेंशन से कवर किया। उसके बाद द पॉइंट हियर इज, एट द एंड जब आप फिलोसफर्स कवर कर लें आपको उनको कनेक्ट करना आना चाहिए। ओके आप, मैंने अपनी क्लास में एक बात कही थी, आप खुद को इस एग्जाम के काबिल तब समझें कि रात को सोते हुए कोई आपको उठाकर पूछे ना कि मुझे बताओ, लेट्स सपोज मुझे बताओ कि मैं क्या जो है आपके पास है हॉब्स, लॉक और रोसो, जिनको कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स माना जाता है, इनकी जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है इसमें डिफरेंस क्या है, तो आप बता सकें। आप ये ना कहें कि रुको मुझे ना मैम के नोट्स तो देखने दो जरा, रुको मुझे किताब, मैं अपने कमरे में जाता हूँ और वापस से किताब अपने बेडरूम से उठकर अपने स्टडी रूम में जाऊँ और किताब खोलकर मैं देखता हूँ, फिर मैं बता सकता हूँ कि अच्छा इनमें क्या डिफरेंस है। तो आई एम सॉरी, यू आर नॉट प्रिपेयरिंग, यू आर नॉट कैपेबल इनफ टू कम इन टू द गेम। अभी आप उस रेस में आने के फिर वो आपकी वो वाली जो है ना वो नहीं डिवेल्प हुई। आप गेम में खुद को तब कंसीडर करें, वो गेम में गेम होती है एटलीस्ट 3,000 to 4,000 पीपल वाली, बाकी इमाम उस तो कैटेगरी में आती नहीं है ना, पहली बात तो ये है। तो बाकी 200 लोगों ने सेलेक्ट होना है एट द एंड। आप खुद को गेम में तब कंसीडर करिएगा जब, मैं बार बार बात कहती हूँ, रात को सोते हुए भी कोई उठाकर पूछे फिलॉसफी मुझे बताओ, तो आप बता सकें, आपको किताबों को खोलने की खंगालने की जरूरत ना पड़े। आप ये ना कहें कि भाई मैं कमरे में जाऊंगा और नोट्स उठाऊंगा या फिर मैं मोबाइल खोलूं लैपटॉप खोलूं फिर बता सकूं। और जब मैंने ये बात बताई क्लास में तो मैं आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली ग्लैड टू कोट शानिया एग्जाम्पल हियर। इन्होंने मुझे कहा कि मैम मैं रात को इस तरह से जब सोने के लिए लेटती हूँ मुझे चीजें क्लियर होती हैं, मुझे पता है कि कौन से फिलोसफर का डॉट कौन से फिलोसफर के साथ कनेक्ट करना है। सो अगेन मैं इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों से करनी थी वो यही है कि ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना मैटर करता है। एक ही फिलोसफर को अगर आप लेके बैठे रहेंगे 10 दिन करते रहेंगे, या फिर लेट सपोज हमने मिल भी किया, इवन कि ये भी टीचर छुड़वा देते हैं, जेएस मिल, ठीक है, जर्मी बेंथम भी हमने किया, इसको भी टीचर्स छुड़वा देते हैं, हेगल को भी छुड़वा देते हैं इवन के, और हम गिने चुने करवाते हैं फिलोसफर यहाँ से ऊपर वाले सेक्शन से, जो कि आपके होते हैं प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू और हॉब्स, लॉक, रोस्सो, दैट्स इट। ये फिलोसफर आपको करवाए जाते हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा सिलेबस कवर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी मैं आपको स्क्रीन चेंज करके दिखाती हूँ कि लास्ट ईयर का पेपर क्या था। ठीक है, तो आप लोगों को पेपर आप खुद देख लें, अपनी आंखों के सामने होगा, तो शायद थोड़ा अंदाजा हो जाए आप लोगों को। अच्छा जी, तब तक कि कोई क्वेश्चन है तो करें, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ तब तक। बाकी लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। और अब तक मेरा आप मेरे साथ आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, जो लोग ऑब्वियसली ऑलरेडी सेशन में इनरोल्ड हैं उनकी बात कर रही हूँ। आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों की थिंकिंग एबिलिटी, क्रिटिकल एनालिसिस वाली स्किल्स डेवलप हो रही हैं? अभी हार्डली आई थिंक आप लोगों को 1 मंथ हुआ होगा मेरे साथ, या फिर आई थिंक सो, आई एम नॉट श्योर कि 1 मंथ भी हुआ है या फिर 25 डेज हुए हैं। व्हाट यू गाइस थिंक कि आप लोगों की क्रिटिकल एनालिसिस डेवलप हो रही है? मेरी बहुत ज्यादा मेहनत होती है बेसिकली उस एक लेक्चर के पीछे। आई टोल्ड यू अर्लियर कि कल मैंने अल फराबी के नोट्स आपके साथ शेयर किए हैं, लेकिन उस पर अभी लेक्चर नहीं हुआ, और मैंने उस इंटरनेशनल जर्नल को पूरा कंसल्ट करके वो नोट्स बनाए हैं, जो कि आपको मार्केट में नहीं मिलने वाले। अगर मिले तो प्लीज डू लेट मी नो एज वेल, ठीक है, क्योंकि मैंने मेरी खुद की राइटिंग है, मैंने खुद बनाए हैं नोट्स, एंड मुझे पता है कि कितनी मेहनत लगती है वो डाटा निकाल कर आपको देने में जो कि रेलिवेंट है आपके। ठीक है, तो अब ये अच्छा स्क्रीन शेयर आई डोंट थिंक सो कि हो रही है। जी शराज, क्या क्वेश्चन है आपका, आप पूछें।
जी शिराज। नहीं मैम, क्वेश्चन नहीं हो, पहले से हैंड रेस था। अच्छा, किसी और का कोई क्वेश्चन है तो डू लेट मी नो। आपके पास आई थिंक सो की स्क्रीन इज विजिबल नाउ। देखिए 23 का पेपर है, बहुत ही ज्यादा अनट्रेडिशनल पेपर आया था इस बार ना 23 में, CSS 23 में। तो एग्जामिनर ने वो सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं दिया अरिस्टोटल, प्लेटो और इस तरह के उसने क्वेश्चन देना मुनासिब ही नहीं समझा। अब देखिए, एक्सप्लेन्स द बेंथम्स ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर, ये पूरा फिलोसोफर और इसकी हैप्पीनेस की थ्योरी, पेन की थ्योरी हम क्लास में विद डायग्राम्स, विद चार्ट्स, विद नोट्स, ईच एंड एवरीथिंग कवर कर चुके हैं। आप लोग प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करिएगा, यस और नो। यस मैम। बाकी लोग भी जी। अनम, सबसे ज्यादा आपको लेक्चर की ना फिक्र होती है कि मैम मेरा ये लेक्चर मिस हो गया है, मुझे ये वाला लेक्चर मेरा अभी रहता है। बाकी लोग भी प्लीज मुझे रिस्पॉन्ड करें। शराज, अच्छा, उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप पास पेपर देखेंगे ना, तो पास पेपर में आपको प्लेटो, अरिस्टोटल, उसके बाद मैकियावेली या फिर कॉन्टेक्चुअल फिलोसफर में से इसी में से 2 एग्जामिनर दे देता था हमेशा। तो बच्चे क्या करते थे, वो गिने चुने 4 फिलोसफर याद किए, उसको थोड़ा सा रट्टा मारा एंड दैट्स इट। अब बेंथम तो कोई तैयार ही नहीं करता था, ठीक है। उसके बाद ना ही मुस्लिम फिलोसफी करते थे। मैंने मुस्लिम फिलोसफी में आपको बता रही हूँ कि पूरा जर्नल कंसल्ट करके अल-फराबी का लेक्चर प्रिपेयर किया है, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के आई एम इनटू टीचिंग, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट आई हैव अ बैकग्राउंड ऑफ पॉलिटिकल साइंस। उसके बावजूद मैंने पूरा इंटरनेशनल जर्नल कंसल्ट करके उसके नोट्स बनाए। अब ऑब्वियसली उसका लेक्चर अभी नहीं हुआ, कल होगा, संडे ऑफ होता है वैसे बेसिकली आप लोगों के 6 डेज लेक्चर होते हैं। अल्लामा इकबाल की आपको थ्योरी पढ़ के, एज अ फिलोसफर पढ़ के आपको मजा, मैंने कहा था कि अगर ना आए तो मुझे जरूर बताइएगा। इकबाल को आज से पहले आपने फिलोसफर के तौर पे नहीं देखा होगा कहीं पे भी, टीचर्स नहीं करवाते या किताबों में भी इकबाल की फिलोसफी को नहीं कंसीडर किया जाता कि वो इतना कोई इंपॉर्टेंट है। अगर किया भी जाता तो ज्यादा से ज्यादा नेशनलिज्म, ज्यादा से ज्यादा 2 नेशन थ्योरी। अब देखिए, व्हाट आर अल गजालीज प्री रेक्विजिट फॉर बिकमिंग द खलीफा। दैट इज रिलेटिवली मेरे नजदीक ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन चूंकि हम मुस्लिम फिलोसफी को छोड़ देते हैं, बच्चे नहीं करते, उनको लगता है कि बस जिस तरह पास्ट पेपर्स में क्वेश्चन आए हुए, मैंने आपको बताया था ना अभी सिलेबस दिखाकर, कि एक क्वेश्चन आ जाता था प्लेटो और अरिस्टोटल में से, और एक आ जाया करता था कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स में से, या मोंटेस्क्यू और था मैकियावेली या कार्ल मार्क्स, इसमें से आ जाता था। तो 2 सवाल आपने यहाँ से अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। अच्छा, मीटिंग एंड हो रही है, प्लीज वापस से इसी लिंक से ज्वाइन कर लीजिएगा। सिर्फ 10 मिनट मुझे और चाहिए आप लोगों के, ये पेपर हमने डिस्कस करना है, ठीक है। या फिर आई थिंक सो हार्डली 5 मिनट मुझे मजीद चाहिए होंगे इस पेपर के डिस्कशन के लिए, नॉट मोर देन दिस। उसका माइक ओपन है, प्लीज अपने माइक ऑफ कर लें, ठीक है। सो उसके बाद जो है वो हमने देखा कि मैंने आपसे कहा कि जैसे ही मीटिंग एंड हो, प्लीज आप लोगों ने वापस इसी लिंक से ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। जस्ट 2 मिनट मुझे और चाहिए होंगे, इस पेपर की डिस्कशन करनी है हमने जो 23 में आया था, और हमने इस मिथ को ब्रेक करना है कि आपके पास गिने चुने 4 फिलोसफर करने से पॉलिटिकल साइंस नहीं होने वाली, ठीक है। अच्छा, आगे आप देखें, आपने पूछे बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन इसने आपको दिया है। इकबाल तो मैं आपको बता रही हूँ ना, कोई प्रिपेयर करता ही नहीं है। अब एक स्टूडेंट जो कि गिने चुने फिलोसफर करके गया है, देखिए अगर वहाँ आपको से टाइम रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट होता है ना, पहुँचते ऑब्वियसली वहाँ माइंड आल्सो रियली रियली इंपॉर्टेंट। मेरा सिर्फ अर्थात पोसरसन अर्सा समनी अर्सा व्हाट इज दिस गोइंग ऑन। देखिए मेरा सिर्फ संडे ऑफ होता है, दिस इज व्हाट आई वाज टेलिंग यू, एंड मेरी बहुत हेक्टिक रूटीन होती है। उसके बावजूद मैं आप लोगों के लिए मैं कोई टाइम ही फिक्स नहीं करती कि आप लोगों का लेक्चर 1 घंटे का होगा, या फिर मैं हर लाइक लास्ट वीक भी मैंने आपके साथ डिस्कशन रखी थी, और डिस्कशन में नहीं, मैंने कोई टाइम भी डिसाइड नहीं किया कि आप लोगों की डिस्कशन 1 घंटे की ही होगी, या फिर मैंने टाइम भी डिसाइड नहीं किया कि अच्छा जी फिक्स टाइम है कि आधे घंटे की डिस्कशन होगी। ऐसा तो मैंने कभी नहीं किया मैम। इट्स ऑल अबाउट टाइम, समटाइम्स वी आर अनएबल टू अटेंड द लाइव क्लास। हाँ, आई टोटली अंडरस्टैंड, कुछ लोगों की जैसे एसए की क्लास होती है बहुत इंपॉर्टेंट, और वो उसी टाइम पर होती है, तो फिर मुझे ऑब्वियसली आप लोगों को रिकॉर्डेड सेशन ही देना पड़ता है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि मैं एसए की क्लास, तो फिर मेरे पास एट दैट टाइम आई बिकम रियली स्पीचलेस, मैं फिर कुछ भी नहीं कह पाती, क्योंकि ज्यादातर रेशो फेल होने की उस सब्जेक्ट में होती है। एनीवेज, तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे, देखिए 23 का पेपर है, एंड आई वाज टेलिंग यू गाइस कि हर साल
वी वर डिस्कसिंग बेसिकली कि आपके पास हर साल जो पेपर्स आते थे उसमें ट्रेडिशनल से क्वेश्चन होते थे, प्लेटो, अरिस्टोटल, या फिर ज्यादा से ज्यादा जो था वो एग्जामिनर एक इन दोनों में से लाजमी क्वेश्चन देता था, प्लेटो अरिस्टोटल में से। अगर एक साल प्लेटो दिया, अगले साल अरिस्टोटल दे देगा। और जो 3 कॉन्ट्रेक्चुअल फिलोसफर्स हैं, उसके अलावा मैकियावेली और कार्ल मार्क्स, इसमें से जो था ना वो क्वेश्चन देता था दूसरा। तो इस सेक्शन में से बेसिकली आपको 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। एंड करते क्या थे स्टूडेंट्स, गिने चुने फिलोसफर्स करके चले गए। हमने अपने पूरे लेक्चर में बहुत डिटेल से जर्मी बेंथम को भी किया और जीएस मिल को भी किया है। अच्छा, उसके बाद हमने जो था वो इकबाल्स विजन फॉर राइज ऑफ मुस्लिम्स इन द साउथ एशिया इन द इरा ऑफ कॉलोनियलिज्म। मुझे बताएंगी अगर जोया आपने लेक्चर अटेंड किया था या नहीं, बिकॉज ये लेक्चर कल ही हुआ है। तो मुझे आपने बताना है कि इकबाल का क्वेश्चन अगर ये आता है तो हमने कौन कौन सी डायमेंशन में इस क्वेश्चन को कवर करना है। या फिर सानिया आप बता दें, इफ यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, और अनम यू आर प्रेजेंट इन द क्लास, एनी वन ऑफ यू। अच्छा, अभी आपने ये लेक्चर अटेंड नहीं किया क्योंकि कल हुआ था। अच्छा जी, मुझे मैम इसमें हमने इकबाल के खुदी के कॉन्सेप्ट को इसमें राइट करना है कि अगर सेल्फ रियलाइजेशन करें, ये जो उस टाइम के जो यंगस्टर्स थे मुस्लिम्स के, अगर वो अपने सेल्फ रियलाइजेशन अपनी कैपेबिलिटीज की कर लें तो ये और खुद ही जो है वो इनकलकेट उनके अंदर हो जाए, जो उसका खुदी का कॉन्सेप्ट है वो इसमें हमने इस क्वेश्चन में लिखना है और उसके साथ उसको रिलेट करना है टू नेशन थ्योरी के साथ, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन उसके अलावा एड्रेस का देना है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। वेरी गुड महा, वेरी वेल डन। आई वुड से कि अगर हम लाइव क्लास में तो मैं आपके लिए क्लैपिंग जरूर करवाती महा। तो मेरी तरफ से आप जो है ना इस वर्चुअल क्लैपिंग को एक्सेप्ट कर लें, तो वेरी वेल डन। देखिए, अब आपको थैंक यू क्वेश्चन मैम। का एटलीस्ट ये पता जरूर होना चाहिए कि हमने क्वेश्चन में लिखना क्या है। ये नहीं कि इकबाल को देखा और जाके बस सीधा जाके टू नेशन थ्योरी छाप दी जो कि पाकिस्तान अफेयर में पड़ी थी, फिर कहेंगे हमारे नंबर जो है वो 90 आए हैं पॉलिटिकल साइंस में, 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं जो बात लगी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप 90 नंबर तब भी ले सकते हैं ना, पेपर वाली रात जाएं और मार्केट से कोई कोई आम सी बुक भी खरीद लें, नो मैटर, कोई भी किताब खरीद लें, उसको थोड़ा सा कंसल्ट करें, मोटी मोटी सी हेडिंग सुर्खियां पढ़ लें और आपके 90 मार्क्स में कह रही हूँ कि आ जाएंगे, नो मैटर आपका बैकग्राउंड है कि नहीं है। ठीक है, 40 नंबर तो आप चले 90 ज्यादा आएंगे तो 80 तो वैसे ही आ जाएंगे। आपका स्कोर, आपका जो गोल है वो 90 स्कोर लेना अगर है तो फिर मुझे बता दें एलोकेशन कैसे करवाएंगे अपनी। बहुत सारी अवाम है। ठीक है, लास्ट लास्ट टाइम जो है वो आई थिंक सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 320 लोग थे जो पास हुए थे और एलोकेशन हुई है 200 लोगों की। पीएमएस में 715 जिसके मार्क्स हैं, 715 जिसके मार्क्स हैं उसकी एलोकेशन हुई है। 815 जिसके मार्क्स हैं उसकी एलोकेशन नहीं हुई। क्या रीजन हो सकती है? इंटरव्यू में आपको वो फौरन से देख लेंगे कि ये पढ़कर आया था। इंटरव्यू आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं वो, लॉक, हॉब और रोसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस बताएं, फिर वहां पे आप क्या करेंगे मुझे बताएं। तो 715 वाले की एलोकेशन आपको क्या लगता है क्यों हुई होगी? एग्जामिनर या जो पैनल बैठा था उसके सामने उसने ऐसे आंसर्स किए होंगे कि मैं समझ के पढ़ा हूं, हो सकता है किसी एक दो सब्जेक्ट में मार खा गया हो या खा गई हो। 815 वाले ने हो सकता है कि रट्टा लगा कर चीजें कर भी ली हो, ठीक है, लेकिन समझ की चीजें ना की हो। आपको पता ही है कि इकबाल विजन फॉर मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया में हमने क्या क्या बातें करनी है, अभी माहा ने बताया। ठीक है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली आपको उसका खुदी का कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ ही आपको टू नेशन थ्योरी, नेशनलिज्म का जो उसका कॉन्सेप्ट है, और उसके अलावा जो है आपको उसका इलाहाबाद का जो एड्रेस था, इन सारी चीजों को लेके चलना। लेकिन हमारा मेन फोकस उसकी एज अ फिलोसफर होगा। ठीक है, जो मेन फोकस होगा वो किस चीज पर होगा? एज अ फिलोसफर होगा। बात समझ में आई कि नहीं? मुझे प्लीज ओके करिएगा। एग्जैक्टली, ही रिमाइंडेड मुस्लिम्स ऑफ देयर गोल्डन पीरियड। नोट नॉट लाइक दिस कि उसने गोल्डन पीरियड का कुछ रिमाइंड नहीं करवाया था, इस तरह का तो उसका कॉन्सेप्ट नहीं है। वो इंडिविजुअलिज्म की बेसिकली बात करता है, जो इंसान की वो बात करता है वो इंडिविजुअलिज्म की बात कर रहा होता है, नॉट गोल्डन पीरियड। ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बताया था लेक्चर में आप लोगों को। और टू सम एक्सटेंट आपका आंसर भी ठीक है, गोल्डन पीरियड को वो याद दिलाता है, जैसे मर्द मोमिन को वो कहता है, इकबाल के शाहीन का वर्ड यूज करता है एंड ऑल दैट। ठीक है, अच्छा, वेयर इज माई कर्सर। तो नेक्स्ट जो था मुझे बताइएगा, क्या आप ये क्वेश्चन पेपर में इजीली कर पाएंगे या नहीं? यस मैम। आप बेंथम वाला क्वेश्चन इजीली कर पाएंगे कि नहीं? यस मैम। उसके बाद ऑब्वियसली हमने अभी मुस्लिम फिलोसफर्स में से 2 ही फिलोसफर्स किए हैं और हम हमारा सेशन ऑन गोइंग है। हमने इकबाल किया, उसके साथ साथ अल फराबी
का लेक्चर ऑब्वियसली आप लोगों को कल मिलेगा, और कल हम अल फाराबी करेंगे, अल गजाली भी करेंगे। मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन रिलेटिवली इजी था, अल गजाली इज प्री रेक्विजिट फॉर बिकमिंग खलीफा, लेकिन ये इतना भी इजी नहीं है। आपने अगर जाके इसी तरह, तो आपके पास अल फराबी के भी रसूल, जिसको वो कहता है कि रसूल अव्वल, ठीक है, उस कैलिफ को वो रसूल अव्वल कहता है अल फराबी, तो उसके कुछ 12 रिक्विजिट्स हैं। अगर आप पेपर में सिर्फ सिर्फ वही लिख देते हैं तो एग्जाम में कितने नंबर देगा? मेरे ख्याल में 3 नंबर्स को देने चाहिए सिर्फ। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अल गजाली के प्री रेक्विजिट फॉर बिकमिंग खलीफा लिख देंगे, क्योंकि एग्जामिनर ने बस इतनी बात करी है, कॉन्टेक्स्ट नहीं बताएंगे, उसकी थ्योरी देने का कॉन्टेक्स्ट क्या था वो नहीं बताएंगे, एक बात। दूसरी बात कि उस पे आपने क्रिटिसिज्म कैसे करना है, क्या उसकी जो थ्योरी थी खिलाफत की वो किस हद तक आपको लगता है सक्सेसफुल थी? कहेंगे मिस इस पे कैसे क्रिटिसिज्म हो सकता है, मैंने क्लास में हर चीज सिखाई है, क्रिटिसिज्म कैसे करते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अल गजाली का खलीफा, अल गजाली का कैलिफ, अल फाराबी के रसूल अव्वल, इमाम गजाली के कैलिफ या इमाम गजाली के खलीफा से किस तरह से कंपेयर एंड कंट्रास्ट करता है। इसने पेपर में तो नहीं पूछा, लेकिन फिर भी बताना है, ज्यादा आपको नहीं बताना, ऑब्वियसली एट द एंड बताएंगे, पेपर में आधा आपका पेज लगेगा, लेकिन फिर भी बताना है। अगर नहीं बताएंगे, ट्रस्ट में एग्जामिनर आपको ये जो उसकी क्वालिटीज बताने पे 3 नंबर देगा, उसको इससे ज्यादा देने नहीं चाहिए अगर अच्छा एग्जामिनर हो तो। एट द एंड जब आप उसको कंक्लूड करेंगे, तो इस खलीफा को, अल गजाली के खलीफा को, अगर आपने थोड़ा सा उसमें टच नहीं दिया, प्लेटो के फिलोसफर किंग का अगर आपने टच नहीं दिया, मैकियावेली के द प्रिंस का, तो हम सॉरी, क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। फिलोसफर्स को या इस पूरी फिलोसफी को हमने डॉट्स को कनेक्ट करके साथ साथ लेकर चलना है। ऑब्वियसली जब सेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, ऑल्दो अभी भी आपको चीजें काफी क्लियर हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो था, क्योंकि अभी हम फिलोसफर्स ही हमने किए हैं, तो ये 2 क्वेश्चन आपके आई थिंक सो कि बहुत अच्छे से कवर होते हैं यहाँ से। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है सभी लोगों से, लेट मी चेंज द स्क्रीन जस्ट अ सेकेंड, मुझे बताइएगा ये स्क्रीन आप लोगों के साथ अच्छा, आई थिंक सो कि मुझे स्क्रीन थोड़ी चेंज कर लेनी चाहिए, मैं उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। पॉलिटिकल साइंस के पीएमएस में क्वेश्चन आया हुआ है, प्लेटो की आइडियल स्टेट को कंपेयर करें एक मुस्लिम फिलोसफर का, बेसिकली उसने यहाँ पे नाम आपके साथ दिया था और उसने कहा कि उसके साथ उसको कंपेयर करें। अच्छा, मुझे बताएं कि प्लेटो जो कि एक वेस्टर्न फिलोसफर है, और वो अपनी वेस्टर्न फिलोसफी की बात करता है जिसमें वो कहते हैं कोई किसी की वाइफ नहीं होगी ऑब्वियसली उसमें, और वो कहते हैं कोई किसी का चिल्ड्रन नहीं होगा। उस तरह की फिलोसफी को जब आप एक मुस्लिम फिलोसफी के साथ किस तरह से कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं, लाइक हाउ हाउ इट्स पॉसिबल? मुझे मुझे कोई बताएगा, कोई भी स्टूडेंट? एक तो चले हम फिलोसफर कर ही लिया हमने, इल्लामा इकबाल, और ऑब्वियसली अल फराबी को हम डिस्कस करेंगे, तो एनी वन ऑफ यू, आपको क्या लगता है कि क्या प्लेटो का जो फिलोसफर किंग था, जो उसने कम्युनिज्म की थ्योरी दी थी, क्या इस्लाम में इस तरह की बात नहीं है? इस्लाम में भी तो है, इस्लाम में भी तो एक आपको याद है, या आपके माइंड में कुछ रिकॉल हो रहा है कि इस्लाम में जो है, कुरान पाक में ये आयत है कि तुम्हारी औलाद और तुम्हारा माल तुम्हारे लिए फितना है। इस तरह की वर्डिंग किसी को याद है? किसी ने थोड़ा सा भी समझ के पढ़ा हो तो कुछ, एनीवन? जी, अपना माइक ओपन करके मुझे बताइएगा कि इस्लाम में इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है क्या? इट मीन्स के अपना माइक ओपन कर सकते हैं आप लोग ना। जी फरा, आप बताएं कि आपने इस तरह का कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा हुआ है कि इस्लाम में भी जो है वो इस तरह की आपको कुरान पाक में भी बात मिलेगी, तुम्हारी औलाद और तुम्हारी माल तुम्हारे लिए फितना है, तुम्हारे लिए आजमाइश है, ठीक है। मतलब आपको अपनी औलाद की ज्यादा फिक्र रहती है एट द एंड। जी अनम, आप कुछ कहना है, माइक ओपन कर लें, ठीक है। अच्छा, आई एम अनेबल टू बेसिकली शो यू द क्वेश्चन दिस टाइम बिकॉज आई डोंट नो, क्वेश्चन मेरे पास नहीं इस तरह से शो हो रहा, लेकिन पीएमएस में क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, और वो क्वेश्चन ये है कि इमाम गजाली का खलीफे को, इमाम गजाली का जो खलीफा है और इमाम गजाली की जो आइडियल स्टेट है उसको कंपेयर करें प्लेटो के फिलोसफर किंग और प्लेटो की आइडियल स्टेट के साथ। तो आप बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं, सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है,
मतलब एक या एक से ज्यादा भी चीजें का डिफरेंस है, लेकिन जो मेजर एजेंडा है वो क्या है आपके पास, वो ये है। देखें, प्लेटो ने किसी रिलीजन की बात नहीं की, मोरालिटी की बात नहीं करता था, ना हो उसको कोई रिलीजन से गर्ज है। ग्रीक फिलोसफर था, वेस्टर्न फिलोसफर है ऑब्वियसली। लेकिन इमाम गजाली का जो कैलिफ है, मोर और लेस उसकी प्रॉपर्टीज भी तो, या जो उसके एट्रीब्यूट्स हैं, मोर और लेस वो भी तो प्लेटो के फिलोसफर किंग जैसे ही हैं। क्या आपको नहीं लगता जब हजरत उमर ने एक काफी हजरत उमर काफी लंबे थे और हाइट काफी ज्यादा थी उनकी, तो उन्होंने एक जोड़ा पहना और उनसे क्वेश्चन किया गया कि आपको तो इतना लाइक आपकी हिस्से में तो इतना माल नहीं आता था, या आपने कैसे जो था वो इतना बड़ा जोड़ा बनाया। तो उन्होंने कहा कि पूरी आवाम के सामने खड़े होकर उन्होंने क्या कहा था, हजरत उमर खलीफा थे उस टाइम पे, उन्होंने पूरी आवाम को जस्टिफाई किया और उन्होंने कहा कि ये मैंने अपने बेटे से लिया है, मेरे बेटे का जो हिस्सा था उसने मुझे गिफ्ट कर दिया, दैट इज वाई मैं ये जो था इसको ओढ़ के रखा है। तो इस्लाम में क्या कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो खलीफा है वो ज्यादा से ज्यादा माल इकट्ठा ना करे, वो बैतुल माल में रखे। तो प्लेटो भी तो यही कॉन्सेप्ट दे रहा है। क्या आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं शानिया? व्हाट डू यू थिंक? वुड यू बी एबल टू कंपेयर एंड कंट्रास्ट इट? यस मैम, हम प्लॉटो को कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं। अगर कम्युनिज्म ऑफ फैमिली नहीं हो से नहीं कर सकते कि अगर वो शरीयत के खिलाफ है, बिल्कुल तो ठीक। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी के साथ तो कर सकते हैं ना कि जो खलीफा होगा वो अपनी जरूरत की चीजें रखेंगे और आम लोगों की तरह चीजें इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि वो अपनी ही दौलत इकट्ठी करते जाएंगे। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है। एंड इवन द खलीफा इज अकाउंटेबल, राहिला। बिल्कुल, लेकिन प्लेटो ने ऐसे अकाउंटेबिलिटी का कोई कॉन्सेप्ट क्यों नहीं लिया था? ये भी मेरे से एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कुछ दिन पहले, आई थिंक सो फिजा जैनब ने किया था, और आई डोंट थिंक सो कि वो क्लास में है, और इंस्टा से बेसिकली उन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है, नॉलेज नस्ट के नेम से उनकी आईडी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अच्छा, एनीवेज उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया था कि कुछ दिन पहले ही, अगर आप क्लास में हैं तो अपना हैंड रेज प्लीज करिएगा। मुझे यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स वन बाय वन तो नहीं शो हो रहे हैं, बिकॉज मेरी स्क्रीन कुछ दूसरी तरह से विजिबल है मुझे। अच्छा, तो उन्होंने क्वेश्चन किया था, देखिए प्लेटो का फिलोसफर किंग अकाउंटेबल क्यों नहीं हो सकता? कोई बता सकता है? क्योंकि उसके पास तो कोई वेल्थ है ही नहीं। ये एक अच्छा सवाल था उनका। मुस्लिम खलीफा अकाउंटेबल होगा क्योंकि आपने तो उसको, उसके पास उसको ये राइट दिया है कि उसकी औलाद हो सकती है, उसके अपने बच्चे होंगे, ठीक है, और वो जरूरत के तहत अपने पास माल रख सकता है। लेकिन वो जितना भी उसके पास होगा उसे क्वेश्चन तो किया जाएगा ना, ये आपने कहाँ से कमाया, ये आपके पास चीज आई कहाँ से, जैसे कि हजरत उमर से लोगों ने क्वेश्चन किया था। द पॉइंट इज, बस हम क्लास को कंक्लूड करते हैं। बहुत ज्यादा डिस्कशन हमने कर लिया आज के लिए, मोर देन इनफ है। इंशाल्लाह फिर जब हमारे मुस्लिम फिलोसफर जो पेपर 1 का पार्ट बी कंप्लीट हो जाएगा, हम अगेन एक सेशन रखेंगे जिसमें हम इसी तरह की डिस्कशन करेंगे। द पॉइंट इज, तो आपको कंपेयर एंड कंट्रास्ट करने में कोई मुश्किल आनी नहीं चाहिए। अगर समझ के और मेरे सेशन में हर क्लास को अपने अटेंड करके जो है वो अपनी एनालिटिकल स्किल्स को बिल्ड किया हुआ है, तब आप ऑब्वियसली उसका कंपेयर एंड कंट्रास्ट जो है वो कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेटो का फिलोसफर किंग तो अकाउंटेबल ही नहीं है। अकाउंटेबल क्यों नहीं है? ना तो उसके कोई बच्चे हैं, ना ही उसके पास कोई दौलत है, उसके पास कुछ, उसका कोई बैंक अकाउंट ही नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं। अकाउंटेबल किस चीज के लिए होगा? वो जस्टिस के लिए। तो देखें, उसने क्या कहा था, गौर से बात को याद करें अगर। उसने कहा था फिलोसफर किंग कौन सी एज में बन रहा था? 50 ईयर तो 60 ईयर तो 50 से 60 साल की उम्र में बनता है फिलोसफर किंग। 50 से 60 साल तक क्या करता है? ट्रेनिंग हो रही है। आज आप सीएसपी बन जाते हैं, लेट्स सपोज शानिया जो है ना वो ओकाडा की या किसी भी जिस भी सिटी से बिलोंग करती है वहां की असिस्टेंट कमिश्नर लग जाती हैं। अगर 50-60 साल तक इनकी ट्रेनिंग ही होती रहे, मुझे बताएं 60 साल की उम्र में जाके शानिया जो है वो कोई करप्शन करेंगी? और करप्शन करेंगी भी तो किसके लिए करेंगी? एट द एंड, इफ शी इज अ फिलोसफर किंग हैविंग नो चाइल्ड, हैविंग नो अकाउंट, बैंक बैलेंस, नथिंग, और 60 साल तक ट्रेनिंग हो रही है उनकी, बचपन से लेकर 60 साल तक, इस उम्मीद पर कि अब जाके फिलोसफर किंग बनना है। तो किस फिलोसफर किंग प्लेटो का अकाउंटेबल है ही नहीं, क्योंकि वो है ही फिलोसफर किंग इस वजह से क्योंकि उसकी 60 ईयर्स तक तो ट्रेनिंग होती रही है। खलीफा अकाउंटेबल होगा, ठीक है, वो एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो राहिला आपने बताया है, ठीक है। सो दिस इज हाउ आप कंपेयर एंड कंट्रास्ट जितना मर्जी कर सकते हैं। तो अच्छा शिराज, आप बताएं, वुड यू बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अगर पेपर में आपके पास आता है कि प्लेटो की आइडियल स्टेट को कंपेयर एंड कंट्रास्ट करें इमाम गजाली के कैलिफ से, वुड यू बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन? सिर्फ आप बताएंगे कि दोनों की चीजें, दोनों की ठीक है, ठीक है, हाँ, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली के अलावा दोनों की चीजें ठीक हैं। प्लेटो ने भी, आप उसको बताएं। आप अपना माइक ओपन कर नहीं कर सकते? अच्छा, मैं ओपन कर देती हूँ आपका माइक। देयर यू गो।
जी ओपन कर लें आप माइक, उसके बाद हम क्लास कंक्लूड कर रहे हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। जी शराब, अपना माइक ओपन कर लें आप ना। अच्छा, आई डोंट नो क्या इशू आ रहा है, मैंने आपको यहाँ से अलाउ कर दिया है कि आप अपना माइक ओपन कर सकते हैं। तो देखिए, आप एग्जामिनर को बताएं कि प्लेटो कोई प्लेटो भी एट दी एंड ह्यूमन बीइंग है। चले अगर वो मुस्लिम नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है। आप इतने लिबरल, तो मैं वर्ड नहीं यूज करूंगी, लेकिन आपकी जो सोच है या जो आप इतने मॉडरेट होने चाहिए। आप एक फिलोसफर को पढ़ते हुए एटलीस्ट इस तरह से नहीं करें कि उसने अगर ये फिलोसफी दी तो शायद ये एप्लीकेबल ही नहीं है। प्लेटो ने तो ये सोचकर फिलोसफर किंग को ये कॉन्सेप्ट दिया था कम्युनिज्म ऑफ फैमिली का, कि अगर लेट्स सपोज उस फिलोसफर किंग की अपनी ऑफस्प्रिंग होंगी तो वो चाहेगा ये जो फिलोसफर किंग है, ये जो बादशाहत है, ये जो रूलरशिप है, ये मेरे बच्चों में ही जाए। ये सोचेगा कि नहीं सोचेगा? ऑब्वियसली वो कहेगा मैं 60 साल की एज में बनाऊं, मैंने पूरी जिंदगी लगा दी। आप देखें जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो उनकी उनकी मोस्टली, मैं हर केस में नहीं कह रही, मोस्ट ऑफ द केसेस क्या उनकी ख्वाहिश होती है, हमारे बच्चे भी ब्यूरोक्रेट ही बने। वो जो ब्यूरोक्रेसी वाली फैमिली, वो हमारी जो लड़ी है ना, वो हमारे बच्चों में ही जाए। ऑब्वियसली वो एग्जाम देके करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कोई सिफारिश का रूल है या कुछ इस तरह से चल रहा है। बट इस कॉन्सेप्ट को समझें कि प्लेटो के बिहाइंड उसकी थिंकिंग क्या थी। अगर आप उसकी थिंकिंग को जस्टिफाई कर पाते हैं तो प्लेटो ऑब्वियसली अपनी थ्योरी को जस्टिफाई करता है। दैट्स इट। अच्छा, किसी का कोई और क्वेश्चन है तो डू आस्क, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। एंड ऑब्वियसली हम ये इस तरह का सेशन दोबारा भी रखेंगे जब आपका पेपर 1 का पार्ट बी भी कवर हो चुका होगा। इफ यू गाइज हैविंग एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क, टाइप कर लें, आप अपना माइक भी ओपन कर दें, हैंड रेस कर दें, वट एवर इज फिजिबल फॉर यू। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम सेशन को एंड करते हैं। और जो न्यू सेशन है वो 10th ऑफ अगस्त से स्टार्ट हो रहा है। और besides that, I just joined this session. It's my first session. Recommended me sources. देखिए सोर्सेज जो है ना, वो मैं सेशन में ऑब्वियसली सब चीजें प्रोवाइड करूंगी। मैं इस तरह से यहाँ पे बैठ के सारे सोर्सेज नहीं बता सकती, दैट नॉट पॉसिबल। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कल अल फराबी का जो लेक्चर था, मैंने डिफरेंट इंटरनेशनल जर्नल्स को कंसल्ट करके उसके नोट्स प्रिपेयर किए, उसकी स्लाइड्स बनाई, एंड देन आई ऑब्वियसली डिलीवर द लेक्चर। नो मैटर मैं वो लेक्चर जो है वो थर्ड टाइम डिलीवर कर रही हूँ, दैट इज अ थर्ड बैच, बट फिर भी मैं हर दफा, मेरी हर बैच में यही कोशिश होती है कि न्यू मटेरियल ही बच्चों को दिया जाए, ठीक है, और रिफाइंड मटेरियल ही दिया जाए उनको। आपके 4 महीने रह गए सीएसएस में, अगर आप जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस के रिसोर्सेज कंसल्ट करने में लग जाएंगे तो आई डोंट थिंक सो कि इट वुड बी अ वाइज अप्रोच। अदरवाइज अगर जर्नल रीडिंग के आप कह रहे हैं तो जुड हार्मन इज अ गुड बुक फॉर particularly your western philosophy. Beside that there is a book, The Politics, जो कि आपको कलरफुल फॉर्म में मिल जाती है, ठीक है। द पॉलिटिक्स यू कैन डाउनलोड इवन के आई एम नॉट श्योर कि वो डाउनलोड होती है या नहीं। और जुड हार्मन आई एम नॉट श्योर कि ये भी डाउनलोड होती है या नहीं। आई एम हैविंग इन द हार्ड फॉर्म, ऑब्वियसली मेरा तो सब्जेक्ट का बैकग्राउंड है एंड आई एम टीचिंग दिस सब्जेक्ट इन कॉलेज एज वेल। सो जुड हार्मन आप देख सकते हैं, उसके बाद द पॉलिटिक्स बुक आप देख सकते हैं, ठीक है। ग्रीक फिलोसफी बुक आप जो है ये देख सकते हैं, और वेस्टर्न फिलोसफी। और मुस्लिम फिलोसफी देयर इज नो सच वन बुक, एक किताब नहीं है। मार्केट में एक किताब है, लोकल बुक है, मुझे उसका नेम आई एम नॉट श्योर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज मजरुल हक or something like this. But obviously if I am providing the lecture, the very lecture and the notes, तो मैं उसको different international journal से consult करके मैंने वो बनाए हुए हैं। तो even कि you can consult my page जिसमें मैंने अल फराबी के नोट्स, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। मैं ऑब्वियसली जो इनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं उनको ही वो कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करूंगी। अल फराबी के जो आप लोगों को नोट्स, शानिया आप कह रही थी आपको नोट्स नजर आए हैं, वो कंप्लीट नोट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली इंस्टा पे सिर्फ 10 पेज ही अपलोड हो सकते हैं, ठीक है। तो 10 पेज का तो वो लेक्चर नहीं था। एनीवेज इफ यू गाइस हैविंग एनी क्वेश्चन तो जल्दी से पूछ लें, बिकॉज आई एम डन फॉर टुडे। जनरल रीडिंग के लिए मैंने आपको बताया है कि जुड हार्मन है, दी पॉलिटिक्स बुक है। और ज्यादा सोर्सेज अगर आपको कंसल्ट करने ही है ना, मेरे से अभी थोड़ी देर पहले स्टूडेंट की कॉल आई थी और ही वाज सेइंग कि मैम 4 महीने रह गए हैं सीएसएस में ना, तो आप लोगों को मॉक्स भी देने होते हैं, रिवीजन भी करनी है। अब देखिए ये सिलेबस है, खुद मुझे बताएं थोड़े, आपकी इतने तो सेंसिबल आप सभी लोग हैं ना, ये सिलेबस आपके सामने है, इसमें कितने फिलोसफर हैं, ये 30 फिलोसफर यहाँ पे बन रहे हैं, या आपके पास कोई 10-12 फिलोसफर हैं। ये पूरा पेपर 2 पेपर 1 का पार्ट भी है, स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम में ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, इसमें ये एक टॉपिक है पूरा। उसके बाद द नेक्स्ट टॉपिक इज इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट,
एंड उम्मा, ठीक है। अब इसके अंदर भी डिफरेंट थ्योरीज एंड डिफरेंट फिलोसफीज हैं, ठीक है। मुझे नहीं पता आप जिसने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है या फिर जहां से भी प्रिपेयर किया है, तो आप लोगों को इस बात का आइडिया है या नहीं। अगर आप लोग कहते हैं कि अच्छा भाई मैं डिफरेंट किताबें पढ़ लूं, तो डिफरेंट किताबें आप एक टॉपिक पे पढ़ने बैठेंगे, एट द एंड आपको इसी में सारा टाइम लग जाएगा। मैं आपको बता, थोड़ी देर पहले मुझे स्टूडेंट की कॉल आई थी और मैंने उनको कहा कि अगर आपने ज्यादा टाइम लगाना है ना तो ऐसे पे लगाएं। अब देखें, आप लोग इस बात से ऑफेंड हो जाते हैं कि टीचर आपको ज्यादा किताबें नहीं बता रहा। एडीएन यहाँ पे लिखी हुई है किताबें, ये देखें, ये आपका सिलेबस है, इस पे लिखी हुई है किताबें, जितनी मर्जी किताबें पढ़ें। ये पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे पूरी ये किताब है, सिर्फ एक टॉपिक है, ठीक है, पूरी किताब है अब्दुल सत्तार की। और ये पूरी बुक मैंने पढ़ी है, अभी तो इसका न्यू एडिशन भी आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे आपको जुड हामन मिल जाएगी। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए हामिद खान की किताब मिल जाएगी। मेरे पास ये सारी बुक्स हार्ड फॉर्म में है, ठीक है। तो पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री हम बहुत डिटेल से कवर करेंगे, ठीक है। और आपको फिंगर टिप्स पे होगा। लियाकत अली खान या कायद आजम जब आपके पास फर्स्ट गवर्नर जनरल थे, टोटल गवर्नर जनरल आपके पास 4 रहे हैं, और कायद आजम से लेकर आज जो आपके बेसिकली एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और फिर उसके बाद शहबाज शरीफ, यहाँ तक की हिस्ट्री को हम, अगर फिंगर टिप्स पे ना हो तो मजा ना आए तो मुझे जरूर बताइएगा। ये यहाँ तक की हिस्ट्री आपकी फिंगर टिप्स पे होगी। इसके बाद कितने मार्शल लॉज लगे, और फिर मार्शल लॉज के बाद एक में कैसे दूसरे के मार्शल लॉ जो था वो उसको उससे वो एग्री थी या डिसएग्री थी, उसको हम देखेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में डिफरेंस क्या है, हम ये सारी चीजें देखेंगे। अब देखेंगे पेपर 2 का पार्ट बी था, मैं आपको ये दिखा रही थी, ठीक है। इस पे आप किताबें पढ़ने बैठेंगे तो मुझे लगता है सिर्फ पॉलिटिकल साइंस ही होगी। मैं ये सारी चीजें डिफरेंट जर्नल्स, इंटरनेशनल चीजें पढ़ के आपको ऑब्वियसली शेयर करूंगी या कर रही हूँ, जिनका सेशन ऑन गोइंग है। उसके बाद ये आपका पेपर 2 है, इसका पार्ट ए है, ठीक है। इसमें आपके पहले पॉलिटिकल सिस्टम्स हैं, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी। ऑब्वियसली मैं डरा नहीं रही हूँ, जिन लोगों ने सेशन ले लिया है उनको पता है कि मैं डरा नहीं रही हूँ। मैं ऑब्वियसली वो बात करूँ जो कि राइट बात है। उसके बाद ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन के आपके यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं। फिर आपके पास वापस से कॉन्स्टिट्यूशन है। आपको पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट पता नहीं है। मुझे बता दें क्लास में कितने लोगों को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन की चले मोटी मोटी बातें ही पता है, नहीं पता हमें, ट्रस्ट में नहीं पता। आप, हमें नहीं पता कि 56, 62 और 73 का डिफरेंस क्या है, क्या आपकी अमेंडमेंट कितनी आई हैं। लेकिन आपके सिलेबस में यहाँ पे देख लें, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, कितने हो गए? 4। उसके बाद तुर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया एंड चाइना, कितने हो गए? 5, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान का ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उसने दिया है डिटेल से, पूरा हेडर उसने यहाँ पे उठा के दिया, दिस इज नॉट पॉसिबल कि किताबें ही बैठ के पढ़ते रहें, ठीक है। तो मैंने उन ऑब्वियसली किताबों को कंसल्ट करके चीजें प्रोवाइड की हैं। हाँ, अगर किताबें पढ़ना चाहते हैं तो मेरी तरफ से मोर देन वेलकम है। जिन्होंने फर्स्ट जिनकी ऑब्वियसली ये वाली अटेम्प्ट नहीं है, वो जरूर ये किताबें पढ़ें, यहाँ पे नीचे लिखी हुई हुई है। आई डोंट नो ये स्क्रीन कहाँ चली गई है, बट हियर आर बुक्स ऑलरेडी रिटन हियर, ठीक है। मैंने आपको उनके नाम भी बता चुकी हूँ। जुड हामन की बुक है, हामिद खान की बुक है कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए। उसमें से भी आपको कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जो पढ़ने होते हैं। हामिद खान की बुक कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी किताब है। उसके बाद जो मैं आपको बताया कि फॉरेन पॉलिसी के लिए अब्दुल सत्तार की किताब है। देखिए, एक एक टॉपिक्स के लिए किताबें होती हैं। अब अगर आप जुड हामन की बुक भी लेते हैं ना, तो उसमें ये सारे फिलोसफर्स कवर नहीं है, साथ साथ दी पॉलिटिक्स आपको कंसल्ट करनी पड़ती है, बाय हुक और बाय क्रुक। और फिर इस तरह मुस्लिम फिलोसफर्स की तो कोई किताब मुझे तो आज तक नहीं कोई एक पर्टिकुलर किताब मार्केट में मिली जो कि सीएसएस को ऑब्वियसली टारगेट करती हो। तो डिफरेंट इंटरनेशनल जर्नल्स कंसल्ट करने पड़ते हैं आपको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इफ यू आर गाइस हैविंग एनी क्वेश्चन तो प्लीज डू लेट मी नो, अदरवाइज हम इसको कंक्लूड करते हैं, ठीक है। और विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। जब हम लोगों का पेपर 1 पार्ट बी भी कंप्लीट हो जाएगा, हम वापस से इसी तरह का सेशन रखेंगे जिसमें आपका ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा, डिस्कशन होगी। और जो लोग, आई एम सीइंग ऑल ऑफ यू आर इनरोल्ड इन द सेशन। अगर जो लोग सेशन में इनरोल्ड नहीं है और कोई नया अगर है यहाँ पर और वो इनरोल करना चाहता है, तो दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप जो है वो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो किसी का कोई क्वेश्चन है? राहिला, इफ यू आर सेटिस्फाइड लाइक द आंसर, मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी बुक्स कंसल्ट करनी होती है जो आपने पूछा है ना। जी राहिला, आप अपना माइक ओपन कर सकती हैं इफ यू वांट सो। ये आप सिलेबस डाउनलोड करेंगी, ठीक है।
ओके परफेक्ट। सिलेबस डाउनलोड करेंगी आप गूगल से, आपको वहां पे डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, ठीक है। ये देखें डिफरेंट उन्होंने लिखा, वैसे जस्टिस रीडिंग कौन सी होती है, ठीक है, तो आपको मिल जाएगी। अच्छा आप अभी बिगिनर हैं, ओके ओके ओके। अपना माइक ओपन कर सकती हैं आप इफ यू वांट सो। शानिया भी बिल्कुल बिगनर है। शानिया का अभी जो था ना इनका सेशन जो आई थिंक ये बीएस या कुछ बी टैक, आई एम नॉट श्योर क्या करी है इनका भी, लाइक अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुई। इस तरह हयात भी हमारी क्लास में है और उनकी भी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई, बट दे आर लाइक दे enrolled in the session and they are very satisfied। शानिया अगर आप हैं, आई एम नॉट श्योर कि अभी तक क्लास में हैं या नहीं, तो आप बताइएगा कि आपका बैकग्राउंड क्या था और एनीथिंग लाइक दिस। जी शानिया। मैम मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजिकल साइंसेस का है। मैंने एडीएस किया हुआ है जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री में, और अभी मैं मास्टर्स कर रही हूँ। तो मतलब मेरा तो सोशल साइंसेस का बिल्कुल भी बैकग्राउंड नहीं था। और आपकी एज क्या है अभी? ये मैंने पूछा नहीं, वैसे आप मेरी पुरानी स्टूडेंट है फिर भी। मैम 21। 21। तो जी मैं बाकी लोगों को यही बता रही हूँ कि देखें बैकग्राउंड हो या ना हो, इट डजेंट मैटर एट दी एंड। क्लास में ये चीज मैटर करती है। अगर आपने सब्जेक्ट ऑप्ट कर ही लिया है और करना, या आयार और इसमें आपको थोड़ी कंफ्यूजन होती है कि हम ऑप्ट करें या नहीं, मैं उन लोगों को तो ये सजेस्ट करूंगी जो पंजाब से हैं, बाय एनी मीन्स। इफ यू आर फ्रॉम पंजाब, तो अगर आपको पीएमएस देना है तो पंजाब में आईआर नहीं है, तो बाय हुक और बाय क्रुक यू शुड ऑप्ट दिस सब्जेक्ट। देयर इज नो अदर वेरी गुड ऑप्शन। हाँ लेकिन अगर आपको लगता है कि आईआर इज अ गुड ऑप्शन एंड यू आर नॉट फ्रॉम पंजाब, तो मैं इस तरह की ऑब्वियसली बिल्कुल भी उस्ताद नहीं हूं जो आप कहूँ कि जबरदस्ती जाके ये सब्जेक्ट ऑप्ट करें। यू कैन ऑब्वियसली सीक फॉर आईआर एज वेल। अगर आप उसका भी डेमो सेशन वगैरह लेके देखें, आपको समझ में आती है चीजें, तो गो फॉर इट। तो जिस तरह शानिया का कोई बैकग्राउंड नहीं, इस तरह हमारी क्लास में फिजा जैनब है और उनका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, और नॉलेज नस है उनका नेम इंस्टा पे, और उनका भी कोई बैकग्राउंड नहीं है, डॉक्टर है वो। इसके अलावा देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनका बैकग्राउंड नहीं है कोई भी, और उन्होंने लाइक बॉटनी जूलॉजी वगैरह में किया हुआ है, एंड दे आर रियली सेटिस्फाइड, ठीक है। तो एट द एंड मैंने बताया कि ये मैटर करता है, जब आप सेशन अटेंड करें सारी डिस्ट्रैक्शंस बंद करते हैं। किसी एक, जैसे शानिया की मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, ये मेरी बात को बहुत फॉलो करती हैं। तो मैंने इनको कहा था जब सेशन अटेंड करना है उस टाइम कोई इंटरनेट ऑन ना हो, कोई व्हाट्सएप, इंस्टा के, फेसबुक की नोटिफिकेशंस पॉप आउट ना, मोबाइल को दूर उठा के रख दें। अगर आप डबल स्टोरी ट्रिपल स्टोरी मोबाइल नीचे रख के जाया करें जब सेशन अटेंड करें, ठीक है, या ऊपर जहां पे भी आप रहते हैं वहां पे इसको, या दराज में किसी तरह जगह पे उठा के रख दें, फिर सेशन को अटेंड करें। और मैंने कहा हुआ है सभी लोगों को कि आपकी ना तो हॉस्टल में रहते हैं तो बाहर से कोई आवाज दे, कोई फ्रेंड वगैरह, और ना ही घर वालों की कॉल आए, अगर घर में रहते कोई आपको आवाज ना दे, तब आपने सेशन अटेंड करना है। तो ये तरीका होता है जी पढ़ने का। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड ऑब्वियसली आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक।